कक्षा 10 गणित। आज हम लोग हल करेंगे प्रश्नावली 5.1। तो इस प्रश्नावली को हल करने से पहले ना हम लोग समांतर श्रेणी के बारे में पढ़ लेते हैं। यही हम लोग का चैप्टर का भी नाम यही है, समांतर श्रेणियाँ। तो हम लोग समांतर श्रेणी के बारे में समझ लेते हैं, इसके बाद हम लोग प्रश्नावली के प्रश्नों को हल करते हैं। तो देखिए यहाँ पर समांतर श्रेणी के बारे में हमें यही दे दिया गया है ना। इस प्रकार से आपको सूचियाँ, मतलब इस प्रकार से आपको संख्याएं लिखी रहेंगी। जैसे पहले प्रश्न में दे दिया गया 1 है, फिर 2 है, फिर 3 है, फिर 4 है ना। तो इस प्रकार से संख्याएं लिखी रहेंगी ना, तो आपको पता चलेगा कि यहाँ पे इसमें क्या जोड़ने पर 2 मिला, मतलब यहाँ पे यह पद गिना जाएगा। ठीक है, यहाँ पे पद इसको बोला जाएगा। एक पद है यहाँ पे, पहला पद, दूसरा पद, तीसरा पद, इस प्रकार से है। तो इस पद में क्या जोड़कर 2 लाया गया, तो वह संख्या 1 है। ठीक है, यहाँ पे पहले वाले प्रश्न में +1 और यहाँ पे सभी इसी को सर्वांतर बोला जाएगा। ठीक है, आगे यहाँ पर दिया हुआ है। तो यहाँ पे देखिए 1 में आप क्या जोड़कर 2 प्राप्त करेंगे, मतलब यहाँ पे इसमें -1 +1 किया गया। 1 में 1 जोड़ेंगे तब आपको 2 मिला। फिर 2 में फिर क्या, यही सर्वांतर जो आपका रहेगा ना, कॉमन डिफरेंस यही समान रहेगा। यहाँ पे जैसे 2 में भी 1 जोड़ा गया तो 3 हो गया, 3 में भी 1 जोड़ा गया तो यहाँ पे 4 हो गया। इसी प्रकार संख्याएं बढ़ती रहेंगी। जैसे देखिए यहाँ पे 100 है, 100 में क्या संख्या जोड़कर यहाँ पे 30 लाया गया, तो यहाँ पे ना, यहाँ पे 100 में आपने यहाँ पे -30 जोड़ा गया है। यहाँ पे -30 जोड़कर यहाँ पे 70 कर दिया गया। फिर 70 में -30 जोड़ा गया तब यहाँ पे 40 हो गया। फिर इसमें 40 में -30 जोड़ा गया तो यहाँ पे क्या हो गया, 10 हो गया। ठीक है, अब इसमें यहाँ पर -30 जोड़ते हैं तो फिर यहाँ पे अगला पद की बात करते हैं तो क्या होता, -20 होता है ना। 10 में क्या जोड़ते हैं, -30 जोड़ते हैं तो -20 आपको प्राप्त होता है। उसी प्रकार से जैसे देखिए इससे यहाँ पे पहला पद है ऋण 3 है, इसमें क्या जोड़कर यहाँ पे ऋण 2 किया गया, तो यहाँ पे +1 जोड़ा गया। ऋण 2 में, यहाँ पे ऋण 3 में +1 और सभी में समान रूप से रहेगा, है ना। यही सर्वांतर कॉमन डिफरेंस सबका बराबर ही रहेगा। जैसे देखिए यहाँ पे ऋण 3 में -1 करेंगे तो आपको ऋण 2 मिलेगा। यहाँ पे ऋण 2 में फिर -1 किया गया तो ऋण 1 मिला। फिर इसमें -1 किया गया तो 0 मिल गया। अच्छा, अगला पद क्या रहता, 0 के बाद इसमें -1 करते हैं तो आपको 1 मिलता है। तो इसी प्रकार से जैसे देखिए यहाँ पे 3 3 3 इस प्रकार से दिया गया है ना। इसमें हम लोग किस प्रकार संख्याएं प्राप्त करेंगे, देखिए सभी आपस में बराबर ही है। तो यहाँ तो आप यहाँ पे 0 जोड़ भी सकते हैं या तो घटा भी सकते हैं। यहाँ पे इसमें 3 में 0 जोड़कर 3 फिर प्राप्त कर लेंगे, या 0 घटाकर भी 3 प्राप्त कर सकते हैं। तो यहाँ पर +0 भी हो सकता है और यहाँ पे ऋण 0 भी हो सकता है, सर्वांतर है ना। यहाँ पर क्या किया गया है, यहाँ पे देखिए ऋण 1 है, फिर यहाँ पे ऋण 1.5 है, तो इसमें क्या किया गया है, फिर यहाँ पे ऋण 0.5 यहाँ पे जोड़ा गया है। ठीक है, इसमें ऋण 0.5 किया गया तो यहाँ पे ऋण 1.5 मिला। फिर इसमें ऋण 0.5 जोड़ा गया तो यहाँ पे ऋण 2 मिल गया। फिर इसमें ऋण 0.5 जोड़ा गया तो फिर यहाँ पे ऋण 2.5 मिल गया। इसी प्रकार से रहेगा। ये समांतर श्रेणियाँ है ना, यहाँ पे सबके बीच का अंतर आपस में बराबर ही रहेगा। तो इसी प्रकार से यहाँ पे लिखा गया है समांतर श्रेणी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, या इसे AP, इसी प्रकार से इसको दर्शाया जाएगा। चलिए यहाँ पर अतः यहाँ पे दिया गया है, एक समांतर श्रेणी संख्याओं की एक ऐसी सूची है जिसमें प्रत्येक पद पहले पद के अतिरिक्त अपने पद में एक निश्चित संख्या जोड़ने पर प्राप्त होता है। जाहिर सी बात है, जब यहाँ पे पहला पद था ना, तो एक निश्चित संख्या जोड़कर अगला पद पाया गया, फिर वही निश्चित संख्या जोड़कर, जो कि -1 था। अलग अलग प्रश्नों के लिए अलग अलग रहेगा, देख रहे हैं आप। तो यहाँ पे फिर यहाँ पे वह निश्चित संख्या 2 में 1 जोड़कर 3 प्राप्त किया गया, 3 में 1 जोड़कर यहाँ पे 4 प्राप्त किया गया। तो इसी प्रकार से रहेगा। और जो यहाँ पे निश्चित संख्या है ना, AP का वो जो निश्चित संख्या है उसे क्या बोलते हैं, सर्वांतर बोलते हैं, या इंग्लिश में बोलना रहेगा तो कॉमन डिफरेंस है ना। और यहाँ पे कॉमन डिफरेंस जो यहाँ पे सर्वांतर, वो धनात्मक भी रह सकता है, देखा हमने कि धनात्मक भी रह सकता है, ऋणात्मक भी हो सकता है, और साथ साथ शून्य भी हो सकता है। इसमें देखे रहते हैं कि शून्य। इसी प्रकार से और AP के पहले पद को A1, यहाँ पे AP मतलब यही है जो हम लोग का यही सीरीज है, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। AP दिया हुआ है, AP समांतर श्रेणी, पहले पद को आपको A1, फिर A2, फिर यहाँ पे 99वें पद को AN तथा सर्वांतर को यहाँ पे D से व्यक्त करेंगे। यहाँ पे AP दिया गया A1, A2, A3, इस प्रकार से AN हो सकता है। अतः यहाँ पे जो सर्वांतर आपको ज्ञात करना रहेगा ना, सर्वांतर हमेशा बराबर रहेगा। यदि समांतर श्रेणी रहेगा तो सर्वांतर हमेशा आपका बराबर रहेगा। सर्वांतर कैसे ज्ञात करेंगे आप, जो यहाँ पे दूसरा पद रहेगा, दूसरे पद में से पहले पद को घटा देंगे तब यहाँ पे आपको ज्ञात होगा। फिर यहाँ पे तीसरे में से दूसरा पद घटा दीजिए, है ना। इस प्रकार से अंतर करेंगे तो यह दोनों आपस में सर्वांतर जो रहेगा हमेशा कॉमन डिफरेंस बराबर ही रहेगा। इसी प्रकार से जैसे यहाँ पे बराबर करके दे दिया गया AN और ऋण AN के ठीक पहले पद क्या रहेगा, n ऋण 1 रहेगा, है ना। इन दोनों पद का भी अंतर जो बराबर D है, सब आपस में बराबर रहेगा। ठीक है, A2 ऋण A1, A3 ऋण A2, यहाँ पे A4 ऋण A3 भी कर सकते हैं, है ना। सब आपस में बराबर रहेगा, सर्वांतर हमेशा बराबर रहेगा। और किसी श्रेणी में यदि पहला पद ज्ञात रहेगा और जो सर्वांतर है वो ज्ञात रहेगा ना, तो आप सभी पद ज्ञात कर लेंगे। किस प्रकार से, यहाँ पे पहला पद तो A हो जाएगा, फिर A में यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, आपको सर्वांतर जोड़ना पड़ेगा, जो D है कॉमन डिफरेंस, इसको जोड़ना पड़ेगा। फिर यहाँ पे A + 2D हो जाएगा, फिर यह तीसरा पद हो जाएगा। चौथा पद क्या रहेगा, A + यहाँ पे 3D हो जाएगा। इसी प्रकार से रहेगा, बस इसी को याद रखेंगे। अब चलिए आ जाते हैं हम लोग प्रश्नावली के प्रश्नों पे। तो यहाँ में पहला प्रश्न दे दिया गया है ना, निम्नलिखित स्थितियों में से किन स्थितियों में संबंध
संख्याओं की सूची एपी है और क्यों? चलिए यहाँ पर पहला प्रश्न हमें दे दिया गया, इसमें प्रत्येक किलोमीटर के बाद टैक्सी का किराया, जबकि प्रथम किलोमीटर के लिए किराया 15 रुपया है और प्रत्येक अतिरिक्त किलोमीटर के लिए किराया 8 रुपया है। कह रहा है ना कि यहाँ पे टैक्सी की बात किया गया है, किराया की, है ना। कह रहा है कि पहले किलोमीटर के लिए किराया 15 रुपया है ना, और यहाँ पे फिर इसके बाद यदि 1 किलोमीटर जाएंगे तो 15 रुपया लगेगा, अगर 2 किलोमीटर जाएंगे तो उसमें 8 रुपया जोड़ दीजिए, फिर यदि 3 किलोमीटर जाएंगे तो फिर आपको 8 रुपया उसमें जोड़ना पड़ेगा। तो हमें बताना है कि यह जो कथन दिया गया है ना, इससे एपी सीरीज आपको प्राप्त होगा कि नहीं, है ना, समांतर श्रेणी मिलेगा कि नहीं। चलिए हम इसे बताते हैं। हमें दिया है ना प्रश्नानुसार, लिख देते हैं। प्रश्नानुसार पहले किलोमीटर, किमी लिख देते हैं, पहले किलोमीटर के लिए किराया, के लिए किराया हमें दिया हुआ है 15 रुपया है, 15 रुपया है, और अगले रहेगा 2 किलोमीटर, 3 किलोमीटर, 4 किलोमीटर इत्यादि किराया। बोला था कि 8-8 रुपया जोड़ रहा है ना, यहाँ पे लिखते हैं किराया क्रमशः हो जाएगा। पहले में यहाँ पर 8 रुपया जोड़ना है आपको, है ना। दूसरे किलोमीटर की बात करें, पहला किलोमीटर का तो हमने 15 रुपये लिख दिया है, दूसरे किलोमीटर के लिए यहाँ पे रुपए का चिन्ह बना देते हैं, और 15 रुपये में क्या करना है, 8 रुपये आपको जोड़ना है, तो यह हो जाएगा। चलिए फिर यहाँ पे तीसरे किलोमीटर की बात करें तो यहाँ पे रुपये का चिन्ह बना देते हैं, यहाँ पे 15 तो रहेगा ही, है ना, 8 का 2 गुना कर दीजिए, है ना, यहाँ पे लिख देते हैं प्लस 2 गुणते 8 हो जाएगा, कामा यहाँ पे, चलिए यहाँ से यहीं से बनाते हैं रुपये का चिन्ह, फिर यहाँ पे हो जाएगा 15 प्लस 2 गुणते, नहीं 2 नहीं, इस बार 3 रहेगा, ठीक है, यहाँ पे चौथे किलोमीटर के लिए 3 गुणते यहाँ पे 8 हो जाएगा। इसी प्रकार से डाट डाट कर देते हैं ना, क्योंकि देखिए पहले में यहाँ पे, पहले किलोमीटर में यहाँ पे 15 रुपया लगा, फिर दूसरे में 8 रुपया बढ़ा, फिर यहाँ पर भी 8 रुपया बढ़ा है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर 8 का हमने 2 गुना कर दिया है, फिर यहाँ पे 3 गुना कर दिया है, इसमें यहाँ पे इससे 8 अधिक है, फिर ये इससे 8 अधिक है, ठीक है, अर्थात यहाँ पे हम लिख देते हैं, अर्थात जो किराया है यहाँ पे 15 है, ठीक है, यही पहला पद है, फिर दूसरा यहाँ पे 15 में यहाँ पे 8 जोड़ देंगे, 8 5 13, फिर आपको 23 मिल जाएगा, ठीक है। फिर यहाँ पे तीसरा पद कितना मिल जाएगा, 8 दूना 16 हो जाएगा, तो 16 में यहाँ पे 15 जोड़ देंगे तो 31 आपको मिलेगा, ठीक है। फिर यहाँ पर अगला पद यहाँ पे किस प्रकार से मिलेगा, 8 3 24 हो जाएगा, 24 में यहाँ पे 24 में 15 जोड़ देंगे तो इकाई के स्थान पर आपको 9 मिलेगा, है ना, यहाँ पर 3 39 मिलेगा। तो इसी प्रकार से टैक्सी का जो किराया है इसकी सूची इसी प्रकार से बन रही है ना। तो यहाँ पर यह एक एपी सीरीज है, यहाँ पर यह समांतर श्रेणी है ना, क्योंकि यहाँ पे 15 में 8 जोड़ देंगे तो 23 मिलेगा, फिर 23 में आप 8 जोड़ देंगे तो 31 मिलेगा, 31 में फिर आप 8 जोड़ देंगे तो 39 मिलेगा, यहाँ हम लिख देते हैं। और इसी को हम लोग बोलेंगे समांतर श्रेणी, जिसमें यहाँ पे सर्वांतर आपको कॉमन डिफरेंस बराबर मिले तो उसी को हम लोग बोल देंगे समांतर श्रेणी, है ना। यदि यहाँ पे कॉमन डिफरेंस यहाँ पे बराबर नहीं मिलेगा, है ना, यहाँ पर देख भी रहे थे हम लोग को पहले ही बोल दिया था कि पहले किलोमीटर किराया 15 रुपया है, फिर 8-8 रुपया बढ़ रहा है, तो जाहिर सी बात है इसी प्रकार से आपको प्रश्न से ही पता चल गया कि ये समांतर श्रेणी बनेगा। प्रत्येक पद, यहाँ प्रत्येक अगला पद लिखते हैं, अगला पद पिछले पद में 8 जोड़ने से प्राप्त होता है, अतः यह समांतर श्रेणी है। समांतर यहाँ पे श्रेणी रहेगा, श्रेणी है। तो प्रश्नों में हम लोग को इस प्रकार से करना है, सूची बनाएंगे, यदि सर्वांतर हम लोग को कॉमन डिफरेंस बराबर मिले, है ना, यहाँ पर 8 जोड़ने पर प्राप्त हो रहा था तो यहाँ पे ये समांतर श्रेणी बना, और यदि इसी प्रकार से कोई भी यहाँ पे एक ही संख्या यदि जोड़ने पर प्राप्त नहीं होगा ना, यहाँ पे पहले पद में से दूसरे पद को पाने के लिए 8 जोड़ा गया, फिर तीसरे पद को भी पाने के लिए प्रश्नानुसार जैसे दिया था 8 हमने जोड़ते गए, ठीक है। अगर इस प्रकार से यदि कोई सेम संख्या नहीं जोड़ा जाएगा, यदि यहाँ पे संख्याएं भिन्न होगा, है ना, तो यहाँ पे ये समांतर श्रेणी नहीं बनता, ठीक है। लेकिन यहाँ पर 8-8 जोड़ने पर प्रत्येक पद में यहाँ पे जो भी अगला पद को पाने के लिए पिछले पद में 8 जोड़ा गया था ना, तो ये समांतर श्रेणी बना। आ जाते हैं सेकंड वाले प्रश्न में। सेकंड वाला प्रश्न दे देगा ना, किसी बेलन सिलेंडर है में उपस्थित हवा की मात्रा जबकि वायु निकालने वाला पंप प्रत्येक बार बेलन की शेष हवा का 1/4 भाग बाहर निकाल देता है।
तो इसी प्रकार से हम लोग को तो यहाँ पे मान लेंगे कि यक्स या वायु यूनिट यहाँ पर है पहले से ही, ठीक है। सिलेंडर में हवा इतना है और जो भी रहेगा उसका 1/4 भाग बार बार निकालेगा, है ना। तो इस प्रकार से जो प्रश्न रहता है ना, इसमें नहीं बनेगा, है ना। यहाँ पे जो कथन दिया गया है ना, इसे आपको समांतर श्रेणी नहीं मिलेगा। यहाँ पे कोई भी संख्या जोड़ा जाता है ना, सेम संख्या जोड़ा जाता है या घटाया जाता तब तो होता, लेकिन यहाँ पे 1/4 भाग दे दिया गया ना, इस प्रकार से रहेगा तो नहीं बनेगा। चलिए इस प्रश्न को हम लोग बनाते हैं। मान लेते हैं कि उसमें यक्स या वाई यूनिट पहले से ही हवा है, ठीक है, और बार बार क्या कर रहा है ना, उसका 1/4 भाग निकाल दे रहा है वो। लिखते हैं, माना बेलन में उपस्थित हवा की मात्रा, हम यक्स यूनिट मान लेते हैं, मात्रक जो भी रहे, है ना, यहाँ पे यक्स यूनिट है। तब हमें जैसे प्रश्न दे दिया गया है ना, तब प्रश्नानुसार हमें दिया हुआ है, प्रश्नानुसार हमें दिया हुआ है ना कि प्रत्येक बार इसका ना 1/4 भाग वो बाहर निकाल दे रहा है, ठीक है। तो प्रश्नानुसार हम लिख देते हैं, प्राप्त क्या हो सूची आपको होगी, प्राप्त सूची यहाँ पे लिख देते हैं निम्न है। देखिए किस प्रकार से आपको सूची मिलेगी। पहले तो इतना यूनिट है, ठीक है, यहाँ पे लिखते हैं, यहाँ पे पहले से ही आपका यक्स यूनिट है ना। अब इसका 1/4 भाग आपको बाहर निकाल देगा, तो यहाँ पर हो जाएगा, यहाँ पे इसमें से हम लोग घटा देंगे, है ना, इसका 1/4 कर देंगे, तो इसी में जो भी संख्या रहेगा इसका 1/4 मतलब इसमें 1/4 का आप गुणा कर दीजिए, तो 1/4 का गुणा कर देंगे तो आपको x बटा यहाँ पे 4 मिलेगा, ठीक है। अब बस इसको आपको हल कर लेना है ना, यही आपका दूसरा पद है। दूसरा पद यहाँ पे फिर जो आपका हल करने पर आएगा ना, उसको भी हम लोग क्या कर देंगे, फिर यहाँ पे जो आया रहेगा उसका 1/4 करके घटाना पड़ेगा। चलिए पहले इसको हम लोग घटाते हैं। तो यहाँ पे लसा ले लेंगे ना, तो यहाँ पे लसा तो आपको 4 ही हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे 4 का यहाँ पे अंश में गुणा करना पड़ेगा आपको, ठीक है। यहाँ पे बटा 1 भी आप कर सकते हैं, 1 और 4 का लसा 4 हो गया। यहाँ पर 4 का गुणा कर देंगे तो यहाँ पर हो जाएगा, 4 में से आपको x घटाना पड़ेगा, 4x में से आपको x घटाना पड़ेगा, ठीक है। 4x में से आप जब x घटा देंगे तो आपको 3x मिलेगा, ठीक है। यहाँ पे ये दूसरा पद आपको ये मिला, ठीक है, दूसरा पद यह मिला ना। तो अब देखिए आपका तीसरा पद किस प्रकार से प्राप्त होगा। अब आपको ना इसी में से यही पद है यहाँ पे जो, अब देखिए पहले इतना हमारे पास था, ठीक है, इतना यूनिट मात्रा में हवा थी, है ना। अब इसका 1/4 भाग हमने निकाल दिया, है ना, 1/4 भाग हमने घटा दिया, तब आपको यहाँ पे दूसरा पद मिल गया, ठीक है। अब यहाँ पे जो बचा, अब इसका क्या कर देंगे, यहाँ पे इसका 1/4 भाग आपको फिर घटाना पड़ेगा, ठीक है। तो पहले तो बचा यह है 3x बटा यहाँ पे 4 यह बचा हुआ है, ठीक है। इसमें से हम लोग घटाना है, इसका 1/4 भाग हमें घटाना है। तो जब इस पद में आप ना 1/4 का गुणा कर देंगे तो हर में आपको 16 मिलेगा। 3x बटा यहाँ पे 4 में 4 का गुणा कर देंगे तो 16 मिलेगा, ठीक है। यहाँ पर अभी कोष्टक नहीं लगाना चाहिए, इसको हमें पूरा हल करना है, ठीक है। कोष्टक नहीं लगाते हैं, पहले इसको हम लोग हल कर लेते हैं ना। इसको हल करके यहाँ पे लिखते हैं, 4 और 16 का लसा आप लेंगे ना तो 16 हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ से 4 से आप लसा वाली संख्या में भाग देंगे तो 4 का भाड़ा 4 पर पढ़ेंगे तब 16 मिलेगा। तो यहाँ पे 4 चौका 16, 4 हो गया। 4 का यहाँ पे अंश में गुणा कर देंगे, 4 3 12 x मिलेगा, ऋण का चिन्ह यहाँ पे 16 में 16 से भाग देंगे, एक ही बार में विभाजित हो जाएगा। जो भी संख्या रहेगा अंश में वही रहेगा। यहाँ पे मतलब यहाँ पे भाग देंगे तो एक बार में विभाजित हो जाएगा, तो 1 का गुणा इसमें करेंगे अंश में तो यही रहेगा संख्या, ठीक है। अब यहाँ पे 12x में से आपको यहाँ पे 3x घटाएंगे तो आपको 9x मिलेगा बटा यहाँ पे 16, ठीक है। अंश और विभाजित नहीं, इसी प्रकार से लिख देते हैं। तो इसे यही है, यहाँ पे 9x बटा यहाँ पे 16, इतनी मात्रा का अभी हवा बचा हुआ है, ठीक है। यहाँ पे ये पहला पद है, फिर दूसरा पद है, या फिर तीसरा पद है, ठीक है। अब यहाँ पे यदि आपको चौथा पद निकालना रहता है तो किस प्रकार से निकालना रहता है। अब इसमें से ना इसका 1/4 का गुणा करके घटाते हैं, ठीक है। जैसे हमने यहाँ पर जैसे दूसरा पद ज्ञात किया तो यहाँ पे इसको लिखा, फिर इसमें 1/4 का गुणा करके यहाँ पे लिखा, फिर घटाया तो जो निकला, ठीक है। तो इसी प्रकार से आपको अगला अगला पद आपको निकाल लेना है। चलिए तो यहाँ पर अर्थात करके लिखते हैं, अर्थात जो हम लोग का निकल कर आया सीरीज हमें निकल कर आया 3, यहाँ पे यक्स है, और यहाँ पे दूसरा पद हमें निकल कर आया 3x बटा 4 है, ठीक है, ये यक्स है, और कम आई है 9x बटा यहाँ पे 16 है, ठीक है। चलिए इसी प्रकार से है। तो यहाँ पे सर्वांतर कॉमन डिफरेंस हमें हमेशा बराबर चाहिए, है ना, समांतर श्रेणी। यहाँ पर हमने श्रेणी तो बना दिया, देख लेते हैं समांतर है कि नहीं। तो यहाँ पर हम देखते हैं ना कि इसमें से यहाँ पर इनका ना दूसरे पद में से हमेशा पहला पद घटाना रहेगा, दूसरे पद में से यहाँ पे दूसरे पद में से पहला पद घटाएंगे, इसका अंतर, और यहाँ पे जो तीसरे पद में से दूसरा पद घटा रहे हैं ना, तो इनका यहाँ पे हम लोग को कॉमन डिफरेंस सर्वांतर बराबर ही मिलना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे लिखते हैं d बराबर, चलिए यहाँ पर हमने बताया पहले कि है ना कि पहले पद को a1 मानते हैं, दूसरे पद को a2। तो यहाँ पे a2 में से आप क्या कर दीजिए, a2 में से a1 को घटा दीजिए, घटाते हैं और हम लोग चेक करते हैं, यहाँ पर भी हम लोग करेंगे
A3 में से A2 घटाएंगे, यदि ना दोनों तरह से यहाँ पे सर्वांतर, यहाँ पे कॉमन डिफरेंस डी का वैल्यू यदि सेम आ गया तो हम लोग कह देंगे कि यह समांतर श्रेणी है, अर्थात यह समांतर श्रेणी नहीं होगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए A2 का वैल्यू यही है, नहीं पहले हम लोग लिखते हैं A2 ऋण A1। ठीक है, इनका वैल्यू रखते हैं। A2 यही है, दूसरा पद 3x/4 है। ठीक है, यही है। A1 हम लोग का है x। ठीक है, घटाइए तो यहाँ पे इनका लसा तो 4 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे 4 हो जाएगा और 4 का यहाँ पर गुणा हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे 4 और 1 का लसा 4 हो जाएगा, फिर 4 का यहाँ पर अंश में आपको गुणा करना पड़ेगा, तो यहाँ पे 3x हो जाएगा और यहाँ पे ऋण 4x हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे इसका गुणा करना पड़ेगा, तो यहाँ विपरीत चिन्ह रहेगा, घटा देंगे तो यहाँ पे आपको ऋण x ही मिलेगा। आप यहाँ पे लसा लेकर देख लीजिएगा। ठीक है, बटाई करके आप लसा लेकर हल करेंगे इसको तो यही आएगा, ऋण x/4 आएगा। चलिए फिर हम लोग याद करते हैं, देखते हैं, इस बार चेक करते हैं दूसरे बार। यहाँ पे A3 ऋण A2, इसका भी वैल्यू यहाँ पे सर्वांतर हमेशा बराबर ही आएगा यदि AP सीरीज रहेगा तब। चलिए तो यहाँ पर हम लोग A3 का वैल्यू नोट करते हैं, 9x बटा यहाँ पे 16 है, इसमें से हम लोग को इसको घटाना है 3x/4 को। चलिए यहाँ पर लसा ले लेंगे तो आपको 16 ही निकल कर आ जाएगा। चलिए इसको हम यहाँ पर हल कर लेते हैं। यहाँ पे 16 और 4 का लसा ले लेंगे तो आपको 16 ही निकल कर आ जाएगा। 16 में 16 से भाग देंगे, एक बार में हो जाएगा, 1 का 9x में गुणा कर देंगे, 9x ही मिलेगा ऋण। यहाँ पे 4 से यहाँ पे फिर लसम भाग देंगे, 4 बार में विभाजित हो जाएगा, फिर 4 का यहाँ पे अंश में गुणा कर देंगे, 4 3 12 हो जाएगा, है ना, 12 और x तो रहेगा ही, है ना, x दिया। यहाँ विपरीत चिन्ह घटा देंगे, ऋणात्मक वाली राशि का वैल्यू अधिक है तो यहाँ पे ऋण 3x मिलेगा और बटा पे यहाँ पे आपको 16 मिला। ठीक है, तो यहाँ पे दूसरी बार आपको ना सर्वांतर कॉमन डिफरेंस यहाँ पे 3x बटा यहाँ पे आपको 16 मिला है। ठीक है, चूंकि यह दोनों वैल्यू आपस में बराबर नहीं है ना, यहाँ हम लिख देते हैं कि यह वाली राशि और यह वाली राशि आपस में बराबर नहीं है। ठीक है, यहाँ पे ऋण x/4 बराबर नहीं है ऋण 3x बटा यहाँ पे 16। यहाँ पे जो कॉमन डिफरेंस है सर्वांतर जो है ये आपस में बराबर होना चाहिए यदि AP सीरीज है तब। तो यहाँ पे AP सीरीज नहीं बना, अतः लिख देते हैं, अतः उपरोक्त श्रेणी रहेगा, समांतर श्रेणी नहीं है, समांतर श्रेणी रहेगा नहीं है। कारण भी देना है क्योंकि सर्वांतर की बात कर लेंगे। ठीक है, यहाँ पे लिखते हैं समान नहीं है। आ जाते हैं तीसरे वाले प्रश्न में। तीसरा वाला प्रश्न दे देगा ना, प्रत्येक मीटर की खुदाई के बाद एक कुआं खोदने में आई लागत, जबकि प्रथम मीटर की खुदाई की लागत 150 रुपये है और बाद में प्रत्येक मीटर की खुदाई की लागत यहाँ पे 50 रुपये बढ़ती जाती है। तो हम लोग देख रहे हैं ना कि इसमें ना यहाँ पे कुएं की खुदाई की बात कर रहा है, प्रत्येक पहले मीटर की बात कर रहा है तो यहाँ पे 150 रुपये लगा और फिर 50 रुपये का लागत बढ़ रहा है ना। यदि पहले मीटर में 150 रुपये लगा, फिर दूसरे मीटर की बात करेंगे तो यहाँ पे 50 जोड़ देंगे तो हो जाएगा 200 रुपया, फिर तीसरे मीटर में बात करेंगे तो 250 रुपया लगेगा। तो इस प्रकार से देख रहे हैं ना, बार बार 50 रुपये आपको जोड़ना पड़ेगा, है ना, पहले दूसरे तीसरे मीटर की बात होगा तो इस प्रकार से। तो यहाँ पे समांतर श्रेणी बन जाएगा। लिखते हैं, प्रश्नानुसार हमें दिया हुआ है प्रथम या पहले मीटर खुदाई की लागत दिया हुआ 150 रुपया है, 150 रुपया है और लिख देते हैं, और बाद में प्रत्येक मीटर खुदाई की लागत, खुदाई रहेगा, खुदाई की लागत 50 रुपये बढ़ जाती है, 50 रुपये बढ़ जाती है। तब यहाँ पे पहले मीटर का दे दिया गया, दूसरे मीटर का लिखते हैं, दूसरे मीटर कमा तीसरे मीटर, तीसरे रहेगा, तीसरे मीटर। चौथा मीटर की बात कर लेते हैं, चौथा मीटर इत्यादि मीटर को खोदने में लगी, चलिए लगी लिख देते हैं लागत,
किस प्रकार से रहेगा, पहले मीटर का तो हमने लिख दिया 150 रुपया, दूसरे मीटर के लिए क्या करना पड़ेगा, इसमें 50 रुपया आपको जोड़ना है, ठीक है। तो इस प्रकार से हो जाएगा, यहाँ पे 150 धन, यहाँ पे रुपये का चिन्ह बना देते हैं, यहाँ पे 150 में फिर हो जाएगा 50 जुड़ जाएगा, फिर यहाँ पे दूसरे मीटर की बात हो रहा है, फिर तीसरे मीटर का किस प्रकार से रहेगा, यहाँ पे बनाते हैं रुपये का चिन्ह, यहाँ पे 150, फिर यहाँ पे कर दीजिए 2 का गुणा, 2 गुणते यहाँ पे 50 हो जाएगा, ठीक है। फिर यहाँ पे ये दूसरे मीटर का या तीसरे मीटर का चौथे मीटर का यदि बात करना रहेगा तो 150 प्लस यहाँ पे 3 गुणते 50 हो जाएगा, है ना। इसी प्रकार से रहेगा, अर्थात आपकी इस प्रकार से सीरीज मिलेगा, अर्थात आपको इस प्रकार से मिला, पहले किलोमीटर का 150 रुपया, ठीक, दूसरे किलोमीटर के लिए यही हो जाएगा, इसमें 50 रुपया जुड़ेगा तो 200 हो जाएगा, ठीक है। तीसरे किलोमीटर की बात करेंगे तो यहाँ पे आपको 250 ही मिलेगा, ठीक है। और चौथे किलोमीटर की आपको बात करेंगे तो 300 मिलेगा, फिर बात करते हैं तो 350 मिलता है, तो इसी प्रकार से मिलते चला जाएगा, है ना। तो यहाँ पे सर्वांतर जो है वह 50 है ना, यहाँ पे सर्वांतर जो है 50 है, ठीक है। यहाँ पे पहले पद में यहाँ पे 50 जोड़ेंगे दूसरा पद मिला, दूसरे पद में 50 जोड़े तो तीसरा पद मिला, तीसरे पद में यहाँ पे 50 जोड़े तो यहाँ पे चौथा वाला पद मिला। यहाँ पे लिख देते हैं, यहाँ प्रत्येक अगला पद पिछले पद में 50 जोड़ने से प्राप्त होता है, अतः यह समांतर श्रेणी है, ठीक है। तो इस प्रकार से थर्ड प्रश्न हल हो गया। चलिए अब आ जाते हैं हम लोग चौथे वाले प्रश्न पे। चौथा प्रश्न दिया हुआ है ना, खाते में प्रत्येक वर्ष का मिश्र धन जबकि 10,000 रुपये की राशि 8% वार्षिक की दर से चक्रवृद्धि ब्याज पर जमा की जाती है ना। तो यहाँ पे चक्रवृद्धि ब्याज की दर पे जमा कर रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे प्रत्येक वर्ष का बताना है, मतलब पहले वर्ष का, फिर दूसरे वर्ष का, फिर तीसरे वर्ष का, इसी प्रकार से आपको बताना है, चक्रवृद्धि ब्याज पर जमा किया जा रहा है ना। तो साधारण ब्याज पर रहता है ना, तो यहाँ पे पहले जो भी प्रथम वर्ष का रहता है, ठीक है, तो उसमें एक फिक्स रुपया रहता है ना, कि यहाँ पे पहले साल जो मिलेगा आपको ब्याज वहीं दूसरे साल मिलेगा, तीसरे साल भी वही मिलेगा, यदि साधारण ब्याज पर जमा करते हैं तब। लेकिन चक्रवृद्धि ब्याज पर ना पहले साल में जो भी आपको मिलेगा, जो भी आपको 1 साल बाद मूलधन आपको मिलेगा उसमें जो भी ब्याज रहेगा ना, फिर यहाँ पे दूसरे साल आप ना ब्याज पर भी ब्याज लगने लगता है उसमें, है ना, चक्रवृद्धि ब्याज में। तो यहाँ पे ये ना AP सीरीज नहीं बनेगा। लिखते हैं प्रश्नानुसार यहाँ पे पहले वर्ष कामा दूसरे वर्ष कामा तीसरे वर्ष, 3 तक काफ़ी रहता है ना। यहाँ पर हम लोग जो भी पहले वर्ष का रहेगा दूसरे वर्ष का, यहाँ पे दूसरे में से पहला घटा देंगे, फिर यहाँ पे तीसरे में से यहाँ पे दूसरा घटाकर हम लोग सर्वांतर ज्ञात करके चेक कर लेंगे, है ना, कि AP सीरीज बन रहा है कि नहीं। चलिए तो यहाँ पे तीसरे वर्ष इस तरह डॉट कर देते हैं, आदि लिख देते हैं यहाँ पे, खातों में धनराशि क्रमशः। तो यहाँ पर देखिए पहले तो इसने 1,000 रुपये जमा किया था ना, 1,000 नहीं 10,000 रुपये जमा किया था, इतना जमा किया था ना। तो देखिए साल भर बाद उसे मिलेगा कितना, फार्मूला यही होता है, चक्रवृद्धि में धन A बराबर P कोष्टक में रहता है 1 + R/100, यहाँ पर घाते n, जो यही आपका मूलधन रहता है, और यहाँ पे R जो रहता है रेट रहता है 8% है जो कि लग रहा है, और यहाँ पे मूलधन आपका 10,000 रुपये है। तो यही मिश्र धन हम लोग को ज्ञात करना है। n जो है आपका समय है, n जो रहता है उस समय रहता है वर्ष में, तो यहाँ पे पहले दूसरे वर्ष के लिए अलग अलग रहेगा। देखिए 1,000 रुपया तो उसने जमा किया है, तो 1 साल में उसे क्या मिलेगा, यही मूलधन यहाँ पर रहेगा, मूलधन यहाँ पर जो कि हम लोग का 10,000, ठीक है, यहाँ पे 10,000 हो गया। फिर यहाँ पे 1 + R जो है रेट किस प्रकार से लग रहा है दर, तो यहाँ पे 8 हो जाएगा, और यहाँ पे बटा में यहाँ पे 100, जो n जो है समय, पहले साल में तो एक ही रहेगा तो यहाँ पे 1 रहेगा, चलिए 1 लिख ही देते हैं, कामा। चलिए यहाँ पे पहले साल का ये हो गया। दूसरे साल का यदि हम लोग को ज्ञात करना रहता है तो दूसरे साल के लिए किस प्रकार से, यहाँ पे प्रिंसिपल अमाउंट तो हम लोग का यही है, जो मूलधन था 10,000 रुपये, ये 10,000 रुपये है, 1 + दर तो यही लग रहा है 8% बटा यहाँ पे 100,
जो यन है, जो समय है, दूसरे साल 2 वर्ष हो जाएगा। इसी प्रकार से हो जाएगा। तीसरे वर्ष का यदि आपको ज्ञात करना रहता तो यहाँ पे लिख कर आप घात 3 लगा देते थे। चलिए हम बस इतना ही रहने देते हैं, 3 काफ़ी है ना। अब बस इसको हम लोग हल कर लेते हैं, ठीक है। अर्थात यहाँ पे लिख देते हैं, पहला तो ठीक है, यहाँ पे 10,000 ही रहेगा। इसको हम लोग को हल करना पड़ेगा। इसको हम हल करेंगे ना, हल करते हैं इसको, तो यहाँ पे हो जाएगा 10,000 तो रहेगा ही। यहाँ पे इकाई दाई सैकड़ा हज़ार 10,000, ठीक है। और यहाँ पे 1 + 8 बटा यहाँ पे 100 है ना। 8/100 है तो यहाँ पे 100 हर में है, तो यहाँ पे अंश में चला जाएगा, गुणा हो जाएगा। लसर लेंगे तो यहाँ पर आपको 100 ही मिलेगा। यहाँ पे हर में 100 है तो यहाँ पर गुणा कर देंगे, अंश में हो जाएगा, ठीक है। फिर आप बटा 1 करके भी ले सकते हैं। 100 और 1 का लसर 100 हो जाएगा। 1 से 100 में भाग देंगे, 100 बार विभाजित हो जाएगा। 100 का फिर 1 में गुणा हो जाएगा, तो यहाँ पे 100 मिल जाएगा। यहाँ पे हर में भाग देंगे, 100 विभाजित हो जाएगा, 108 मिलेगा, ठीक है। आप यहाँ पे लसर ले लीजिएगा, 108, यहाँ पे 180 नहीं 108 मिलेगा, ठीक है। तो यहाँ पे अंश और हर विभाजित है, विभाजित कर लीजिए। तो यहाँ पे भाग देंगे 100 से, तो यहाँ पे 2 जीरो समाप्त हो जाएगा। यहाँ पे 100 बचेगा, 100 का यहाँ पे गुणा कर दीजिए, तो यहाँ पे हो जाएगा 108, 108 तो रहेगा ही, इसमें 2 जीरो लगा दीजिए और, ठीक है। दूसरे यहाँ पे 1 साल बाद आपको इतना ही चक्रवृद्धि मिश्रधन इतना ही मिलेगा आपको, तो यहाँ पे लिख देते हैं, यहाँ पे 10,800 मिलेगा, ठीक है। तो यहाँ पे पहले साल इतना मिला, दूसरे साल आपको कितना मिलेगा, इसको हम लोग ज्ञात कर लेते हैं। इतना को हल करेंगे तो आपको 108 आएगा। 108 को आपको 2 बार गुणा करना पड़ेगा, 2 बार, ठीक है। तो यहाँ पे लिख देते हैं 10,000 हो जाएगा, ठीक है। 10,000 गुणते, यहाँ पे वर्ग है ना, तो इसका आपको 2 बार गुणा करना पड़ेगा, है ना। यहाँ पे 100 का 1 में गुणा कर देंगे, 100 हो जाएगा। 108 का यहाँ पे वर्ग है, ठीक है। तो यहाँ पे इतना को हल कर देंगे कोष्टक वाली राशि को, तो 108 बटा यहाँ पे 100 आपको निकल कर आ जाएगा। और इस पर चूंकि वर्ग है तो इसका 2 बार गुणा कर दीजिए, बटा यहाँ पे 100 हो गया। तो यहाँ पे 100 में 100 का गुणा कर देंगे हर में ना, तो यहाँ पे 10,000 मिल जाएगा, ठीक है। तो यह पूरा विभाजित हो जाएगा हर से, ठीक है। अब 108 का 108 में आपको गुणा कर लेना है। अब यहाँ पे 108 गुणते 108 बचा हुआ है, इसका आप गुणा कर देंगे ना, तो 11 66 4 आपको मिलेगा, इतना मिलेगा। आप गुणा कर लीजिएगा, गुणा कर देंगे तो यही मिलेगा 11,664 मिलेगा, ठीक है। तो इसको हम लोग नोट कर देते हैं। तो यहाँ पे 11,600 आपको 64 मिला। चलिए इस प्रकार से डाट डाट कर देते हैं। इसी प्रकार से संख्या रहेंगी। 3 हमें ज्ञात हो गया। अब यहाँ पे हम लोग यहाँ पे जो सर्वांतर है उसको हम लोग ज्ञात कर लेते हैं, है ना। जो डी है यहाँ पे किस प्रकार से ज्ञात होगा, A2 में से हम लोग क्या करना पड़ेगा, A1 का वैल्यू घटाना पड़ेगा। तो जो कि यहाँ पे 10,800 है, इसमें से हम लोग को 1,000 घटाना पड़ेगा, 10,000 घटाना है। यहाँ पे 10,000 हम लोग घटा देते हैं, तो यहाँ पे 800 बचेगा, ठीक है। ये एक सर्वांतर मिला हम लोग को। और चलिए फिर हम लोग पुनः ज्ञात करते हैं, देखते हैं यहाँ पर हम लोग को सेम मिल रहा है कि नहीं। तो यहाँ पर ज्ञात करेंगे तो यहाँ पे A2 A3 लिखते हैं, A3 है ऋण, A2 को घटाते हैं, तो A3 का वैल्यू 11,664 है ऋण, यहाँ से घटा देंगे 10,800, घटा दीजिए। तो इकाई के स्थान पर आपको 4 मिलेगा, इकाई के स्थान पर 4 मिला। यहाँ पे दाई के स्थान पर आपको 6 मिलेगा, ठीक है। सैकड़े के स्थान पर देखते हैं, तो यहाँ पे सैकड़े का स्थान पर ये है ना 6 है, और यहाँ पर 8 है। एक हासिल यहाँ से मांगा, तो यहाँ पर 16 हो जाएगा। 16 में से 8 घटा देंगे तो आपको 8 मिलेगा, ठीक है। और फिर यहाँ पे 10 ही बचा है, 10 में से 10 घटकर आपस में ये 0 हो जाएगा, तो इतना ही बचेगा। इतना में से इतना घटाएगा तो आपको 864 मिला। तो आप देख रहे हैं ना कि यहाँ पे जो यहाँ पे सर्वांतर है ना, कॉमन डिफरेंस इसको बराबर मिलना ही चाहिए, है ना। तो यहाँ पे देख रहे हैं, यहाँ पे 800 आ रहा है, यहाँ पे 800 मिला, और यहाँ पे 864 मिला है ना। दोनों आपस में बराबर नहीं है, सर्वांतर हमेशा बराबर होना चाहिए, है ना, AP होने के लिए। यहाँ पे लिख देते हैं 800 बराबर नहीं है 864 के, 864 है, 800 बराबर नहीं है 864 के, इसलिए क्या हो जाएगा, यह समांतर श्रेणी नहीं बनेगा। लिख देते हैं यहाँ पे सर्वांतर समान नहीं है, समान नहीं है, अतः यह समांतर श्रेणी नहीं है, समांतर श्रेणी नहीं है, ठीक है। तो इस प्रकार से पहले प्रश्न में जो 4 प्रश्न थे हल हो गए। आ जाते हैं दूसरे प्रश्न में। दूसरा प्रश्न दे दिया गया है ना, दी हुई AP के प्रथम 4 पद, हमें पहले दे दिया गया है कि समांतर श्रेणी है, ठीक है। यहाँ पर प्रथम 4 पद लिखिए, हम लोग को प्रथम 4 पद लिखना है, जबकि यहाँ पे प्रथम पद A हम लोग को दे दिया गया और सर्वांतर जो D है यह हम लोग को दे दिया गया है, ठीक है। चलिए इसको हम लोग नोट करते हैं। तो ये हम लोग को दिया था, इसको हमने नोट कर दिया। प्रथम पद दे दिया गया 10 और सर्वांतर यहाँ पर D हम लोग को दे दिया गया है 10, ठीक है। दोनों का वैल्यू सेम ही है। तब हम लोग लिख देते हैं, तब समांतर श्रेणी रहेगा कि प्रथम 4 पद
प्रथम चार पद क्या हो जाएगा, एक तो ए ही रहता है ना, और दूसरा ज्ञात करना है तो ए प्लस डी हो जाएगा, सर्वांतर जोड़ दीजिए। अच्छा तीसरा ज्ञात करना है तो ए प्लस यहाँ पे 2d कर दीजिए, है ना, यहाँ पर जो भी है सर्वांतर उसका दोगुना कर देंगे। चलिए, और तीसरा पद हो गया। चौथे पद की बात करते हैं, ए प्लस यहाँ पे 3d हो जाएगा, ठीक है। तो इसी प्रकार से ज्ञात हो जाएगा। तो ए का वैल्यू आपका तो यही है 10 है, ए का वैल्यू की बात करें तो ए का वैल्यू तो 10 ही है, और दूसरे यहाँ पे ए प्लस डी की बात करें तो यहाँ पे ए प्लस डी कर देंगे, तो ए का वैल्यू 10 है और यहाँ पे डी का भी वैल्यू 10 है, ठीक है। 10 में 10 जोड़ देंगे तो आपको 20 मिल जाएगा, ठीक है। और ए प्लस यहाँ पे 2d कितना हो जाएगा, ए का वैल्यू 10 है और यहाँ पे डी का दोगुना कर दीजिए, तो यहाँ पे 2 गुणते 10 हो जाएगा, बराबर कर यहाँ पे गुणा कर देंगे तो यहाँ पे 10 दूना 20 हो जाएगा, 20 में 10 जोड़ देंगे तो यहाँ पे 30 मिल जाएगा। और यहाँ पे ए प्लस यहाँ पे 3d हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा 10 प्लस यहाँ पे 3 गुणते 10 लिखना पड़ेगा आपको, ठीक है। 10 33 10 40 हो जाएगा, है ना। बार बार आपको 10 जोड़ना है, ठीक है। पहला पद मिल गया, सर्वांतर मिल गया, तो आपको पता है ये जोड़ना ही रहता है। यहाँ पे ये जो है ये तो आपका पहला पद हो गया, दूसरा पद ज्ञात करना है तो इसमें फिर 10 जोड़ दीजिए। फिर यहाँ पे देख रहे हैं ना, पहले पद में 10 जोड़ने पर 20 मिला, फिर इसमें 10 जोड़ देंगे सर्वांतर तो तीसरा पद मिल जाएगा, और फिर इसमें 30 में यहाँ पर फिर 10 जोड़ दिया गया तो चौथा पद मिल गया। इसी प्रकार से करना है आपको, सर्वांतर को जोड़ते रहना है ना। 4 पद बोला था तो पहला पद तो यही हो गया, और बाकी में हमने 10 जोड़कर इस प्रकार से ज्ञात कर लिया, ठीक है। यहाँ पर यह किस प्रकार से हो रहा है इसको हम बता देते हैं। जैसे ए है, ए प्लस डी, यहाँ पे ए प्लस 2d, यह किस प्रकार से हो रहा है हम इसको बताते हैं किस प्रकार से हुआ है। देखिए यहाँ पर जो पहला पद है ना, चलिए यहाँ पर 10 दोनों का वैल्यू सेम मिल रहा है, हम कुछ अलग मान लेते हैं। यहाँ पे पहले पद का वैल्यू कुछ अलग मान लेते हैं यहाँ पे पहला पद हम लोग का 8 है, ठीक है। तो दूसरा पद हम लोग को पता है किस प्रकार से ज्ञात करना रहता है। यहाँ पे पहला पद तो रहेगा, ठीक है, और इसी में हम लोग को सर्वांतर जोड़ देना रहता है। हमने यहाँ क्या कर दिया, इसमें सर्वांतर जोड़ दिया, तो इस प्रकार से दूसरा आपको पद मिल जाएगा, ठीक है। यहाँ पे पहला पद हम ए मानकर बता रहे हैं आपको, ठीक है। यहाँ पे ए का वैल्यू हमने 8 मान लिया है, इस प्रकार से हम बता रहे हैं, और सर्वांतर यहाँ पे 10 ही है, ठीक है। तो यहाँ पर हो गया पहला पद तो 8, दूसरे पद में हमने सर्वांतर जोड़ दिया, ठीक है। सर्वांतर यहाँ पे 10 ही मान लेते हैं, 10 हमने जोड़ दिया। तीसरा पद ज्ञात करना रहेगा तो क्या करेंगे, जो दूसरा पद रहेगा उसमें 10 जोड़ना पड़ेगा आपको। तो यहाँ पर 8 धन, यहाँ पर फिर आपको 10 हो जाएगा, 8 धन 10, यह तो आपको दूसरा ही पद है, ठीक है। यह तो दूसरा ही पद है, इसमें भी क्या करना पड़ेगा आपको, सर्वांतर 10 जोड़ना पड़ेगा, ठीक है, जोड़ना पड़ेगा। अब देखिए फिर यहाँ पर यदि अगला पद रहता है ना, यदि चौथे पद की हम बात करते तो यहाँ पर फिर यहाँ पे इतना पद तो रहेगा ही, फिर उसमें सर्वांतर 10 आपको जोड़ना पड़ेगा, ठीक है। देखिए यहाँ पे इतना पद पहले लिखिए, यहाँ पे 8 10 प्लस 10 और प्लस यहाँ पे सर्वांतर यहाँ पे 10 ही है, तो यहाँ पे फिर एक बार आपको 10 जोड़ना पड़ता है ना। इतना पद तो यहाँ से लेकर यहाँ तक तो यही पद है, और फिर सर्वांतर 10 जोड़ा गया, तो इस प्रकार से आपने यह चौथा वाला पद पाया, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए यह तो ए हो गया, तो यहाँ पर देखिए यहाँ इसी का ना 2 गुना कर दिया गया, जैसे देखिए यहाँ पर तो 8 हो गया, ठीक है, यहाँ पर तो 8 प्लस 10 हो गया, ठीक है। लेकिन यहीं पर जो 10, यहाँ पर 10 प्लस 10 है ना, यहाँ पे इसको और क्या लिख सकते हैं आप, 10 में 2 का गुणा करके लिख सकते हैं ना इसको। देखिए 8 हो गया, प्लस यहाँ पे 2 में गुणा करके आप 10 लिख सकते हैं। इसका मतलब क्या है, 10 दूना 20 ही हो जाएगा, और 10 में 10 जोड़ेंगे तभी भी 20 ही मिलेगा आपको, ठीक है। यहाँ पर भी आपको वही करना है, यहाँ पे 10 का 3 बार जोड़ना है ना, तो यहाँ पर आप क्या करना है, धन लिखते हैं, धन 3, और यहाँ पे 3 गुणते 10 आप लिख सकते हैं। इसका भी मतलब यहाँ पे 10 में 10 जोड़ेंगे इस प्रकार से तो 30 मिलेगा आपको, 10 10 10 30 मिलेगा, या फिर 3 गुणते 10 कर दीजिए तभी भी आपको क्या मिलेगा, यही मिलेगा, 30 ही मिलेगा। तो बस इसी को इसी प्रकार से कर दिया गया है ना। ए जो है यहाँ पे जो 8 है, ये क्या है आपका पहला पद है, ए हो गया। यहाँ पर ए प्लस यहाँ पे 10 क्या है, 10 यही है आपका, जो सर्वांतर है डी है, तो इस प्रकार से दूसरा पद हो गया। यहाँ पर प्लस ए प्लस यहाँ पे 2 गुणते यहाँ पे 10 क्या है आपका, सर्वांतर है डी हो गया, तो इस प्रकार से आप तीसरा पद ज्ञात कर लेंगे। तो इसी प्रकार से यह बनाया गया है। तो यहाँ पर यह ए हो गया पहला पद, प्लस 3 हो गया, और 10 जो है आपका सर्वांतर है, तो इसका वैल्यू डी, ठीक है। तो यही है व्यापक रूप। यहाँ पे ए का जो भी आपको वैल्यू दिया रहेगा, यहाँ पे और यदि चौथा पद हम लोग को, यहाँ पे चौथा पद तो हो गया, पांचवा पद यदि ज्ञात करना रहता है तो ए प्लस 4, यहाँ पे 4 गुणते डी कर देते हैं, ठीक है। इसी प्रकार से कर देते हैं, और बस इसी में प्रतिस्थापित कर दीजिए अपना, ठीक है। जो भी ए का वैल्यू दिया है और जो भी डी का वैल्यू, तो यहाँ पे 4 पद आप ज्ञात कर सकते हैं। पांचवा पद के लिए हमने बताया कि यहाँ पे बस 4 का, यहाँ पे ए प्लस 4d हो जाएगा। तो बस इसी प्रकार से आपको करना है। अतः यहाँ पे अतः करके यहाँ पे लिख देते हैं, अतः समांतर श्रेणी के प्रथम 4 पद आपको क्या मिला, पहला तो यही है 10 है, दूसरा क्या है 20, फिर 30, फिर 40 है, ठीक है, यही है। सेकेंड प्रश्न में हम लोग को पहला पद यही दे देगा ऋण 2, और यहाँ पे सर्वांतर आपको 0 दे देगा, मतलब 0 को आपको बार बार जोड़ना है, ठीक है। तो यही सभी यहाँ पे सभी जो 4 पद रहेंगे सभी यहाँ पर ऋण 2 ही आपको मिलेगा, है ना, क्योंकि ऋण 2 में आप 0 जोड़ेंगे तो यही मिलेगा। लिखते हैं एक बार यहाँ पे, तब समांतर
श्रेणी के प्रथम 4 पद, ठीक है। बाकी तो यह तो हमें लिखना ही पड़ेगा, है ना, कि ए हो जाएगा और फिर होता है ए प्लस डी कामा ए प्लस 2d और ए प्लस यहाँ पे 3d। ये हो गया चारों पद। चारों पदों को यदि हम लोग को ज्ञात करना रहेगा तो ए बराबर, यहाँ ए बराबर तो आपका ऋण 2 ही हो जाएगा। और ए प्लस डी की बात किया जाए तो ए का वैल्यू ऋण 2 है और डी का वैल्यू भी 0 है, तो यहाँ पर भी आपको ऋण 2 ही मिलेगा, ठीक है। ए प्लस 2d की बात करें 2d, यहाँ पे ऋण 2 तो रहेगा ही और प्लस हो जाएगा 2 गुणते यहाँ पे जो d है उसका वैल्यू 0 है ना, यहाँ पर गुणा कर देंगे तभी भी यहाँ पे 0 हो जाएगा, यह पद ऋण 2 ही मिलेगा। तो चलिए यहाँ पर ज्ञात करते हैं ए प्लस 3d, यहाँ पे पहला पद ऋण 2 है प्लस 3 का गुणा कर देंगे, सर्वांतर 0 है, यहाँ पे यह पद 0 हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा, ऋण 2 ही मिलेगा, ठीक है। अतः यहाँ पे लिख देते हैं हम, अतः समांतर रहेगा श्रेणी के प्रथम 4 पद, यहाँ पे सब ऋण 2 ही है, ऋण 2 कामा ऋण 2 कामा ऋण 2 कामा ऋण 2 है, ठीक है। यहाँ पे प्रथम 4 पद की बात करें या कितनाओं पदों की बात करते हैं, सभी यहीं रहता है, ऋण 2 ही रहता है। चलिए थर्ड वाले प्रश्न में हम लोग को यहीं प्रथम पद दे दिया गया है 4 और यहाँ पे सर्वांतर जो डी है उसका वैल्यू आपको ऋण 3 दे दिया गया है, ठीक है। तो हमने लिख दिया समांतर श्रेणी की प्रथम 4 पद यहीं लिख दिया, ठीक है। अब यहाँ पे ए जो है पहला पद हम लोग का यहीं हो जाएगा 4 और दूसरे पद की बात करें ए प्लस डी की, तो यहाँ पे ए का तो वैल्यू 4 है और यहाँ पे जो डी है उसका वैल्यू ऋण 3 है ना। चलिए तो ऋण 3 हो जाएगा, 4 में से 3 घटा देंगे तो आपको 1 ही मिलेगा, ठीक है। यहाँ पर नोट करते हैं हम लोग ए प्लस 2d जो तीसरा पद है 4 हो जाएगा, ठीक है। और 2 यहाँ पे डी का वैल्यू हम लोग का ऋण 3 है ना, गुणा कर देंगे ना तो 3 दूना 6 आपको ऋण 6 मिलेगा, ठीक है। यहाँ विपरीत चिन्ह घटेगा, आपको इसका वैल्यू ऋण 2 मिलेगा, ठीक है। यहाँ पे और हम लोग हल करते हैं ए प्लस यहाँ पे 3d, ए का वैल्यू आपको धन 4 है और यहाँ पे डी का वैल्यू ना 3 है, यहाँ पे ऋण 3 है, गुणा कर देंगे धनात्मक ऋणात्मक ऋणात्मक की संख्या मिलेगी, ऋण 3 3 9 मिलेगा, ऋण 9 मिलेगा, ठीक है। 5 4 9 होता है, ऋणात्मक संख्या का वैल्यू अधिक है तो यही मिलेगा ऋण 5। अतः लिख देते हैं समांतर श्रेणी के प्रथम 4 पद हम लोग को पहला पद मिला है 4 है, दूसरा पद 1 है, तीसरा पद यहाँ पे ऋण 2 है, चौथा पद यहाँ पे ऋण 5 है, ठीक है, यही है। चलिए चौथे प्रश्न में जो दिया है ए का वैल्यू हमने लिख दिया, प्रथम पद दे दिया गया ऋण 1 और यहाँ पे सर्वांतर 1/2 है और यहाँ पर हमने लिख दिया कि यही होंगे समांतर श्रेणी के प्रथम 4 पद। तो ए का तो वैल्यू आपको निकल कर आ जाएगा ऋण 1, ठीक है। ए प्लस डी की बात करें ना, ए प्लस डी, तो यहाँ पर ए का तो वैल्यू 1 है, ठीक है, ए का तो वैल्यू नहीं, ए का वैल्यू ऋण 1 है और प्लस डी का वैल्यू कितना 1/2 है ना, विपरीत चिन्ह घटेगा, है ना, यहाँ पर 1 है ऋण 1 है और यहाँ पर आधा है ना, तो यहाँ पर ऋणात्मक वाली वैल्यू का अधिक मान है, ठीक है, तो इसका मान नहीं बचेगा, 1/2 बचेगा, ऋण 1/2 बचेगा। ए प्लस यहाँ पे 2d की बात करें तो यहाँ पे ए का वैल्यू तो ऋण 1 है और प्लस यहाँ पे 2 तो रहेगा ही और डी का मान ही है 1/2 है ना। अंश और हर में से 2 विभाजित हो जाएगा तो यहाँ पर 1 मिलेगा, ठीक है। एक धन 1 और ऋण 1 घटकर 0 हो जाएगा, यह वैल्यू आपको 0 मिला। ए प्लस यहाँ पे 3d की बात करें ना तो यहाँ पे ऋण 1 हो जाएगा ए का मान और प्लस 3 गुणते यहाँ पे जो डी है उसका मान 1/2 है। चलिए इसको हल करते हैं, यहाँ विपरीत चिन्ह है, चलिए एक बार यहाँ पे इसी प्रकार से लिख देते हैं ऋण 1 धन 3 एकम 3 3/2, यहाँ पे 3/2 मिला, ठीक है, बराबर किधर। अब इसको हल करेंगे ना तो लसा यहाँ पर 2 ही आपको मिलेगा, यहाँ पे 2 एकम 2 हो जाएगा, ऋण 2 और धन यहाँ पे 3 हो जाएगा, तो 1/2 ही मिलेगा आपको, है ना। यहाँ पे आप चाहें तो लसा लेकर घटा लीजिएगा, 1/2 आएगा। अतः लिख देते हैं समांतर श्रेणी के प्रथम 4 पद, यहाँ पे ए का वैल्यू मतलब पहला पद हम लोग को यही मिला था ऋण 1, दूसरा पद यहाँ पे ऋण 1/2, तीसरा पद 0, चौथा पद 1/2 है, ठीक है। चलिए इस प्रकार चौथा प्रश्न हल हो गया। आ जाते हैं पाँचवें वाले प्रश्न पे। पाँचवें वाले प्रश्न में ए का वैल्यू हम लोग को यहीं दे देगा ऋण 1.25 है और जो डी है सर्वांतर इसका वैल्यू दे दिया गया ऋण 0.25 है। चलिए तो पहले पद की बात करें तो यही हो जाएगा, ऋण 1.25 ही हो जाएगा
दूसरे पद की बात करें तो ए प्लस डी, ए का वैल्यू यहाँ पे और यही है ऋण 1.25 है, और डी की बात करें तो यहाँ पे धनात्मक ऋणात्मक ऋणात्मक ही आपको मिलेगा, ऋण 0.25 है। ठीक है, जोड़ेंगे तो यहाँ पे ऋण दोनों का चिन्ह समान है, आपस में जुड़ जाएगा। ठीक है, 2 नहीं, यहाँ पर 25 जोड़ देंगे तो 85 मिलेगा। ठीक है, आपको ऋण 1.5 ही मिलेगा। ठीक है, इसको जोड़ेंगे तो ऋण 1.5 मिला। चलिए ए प्लस 2D की बात करें, जो तीसरा पद है वो क्या होगा, यही ए का वैल्यू यही है, ऋण 1.25, यहाँ पे धनात्मक ऋणात्मक, क्योंकि इसका वैल्यू ऋणात्मक है तो गुणा कर देंगे तो ऋणात्मक ही मिलेगा। ठीक है, और 25 दूना 50 हो जाएगा, या फिर एक बार हम लिख ही देते हैं प्लस यहाँ पे 2, और डी का वैल्यू है ऋण 0.25 है। ठीक है, बराबर किधर, यहाँ पर यह हो जाएगा ऋण 1.25। ठीक है, धनात्मक ऋणात्मक को गुणा होगा तो ऋणात्मक ही संख्या मिलेगी, यहाँ पर गुणा कर देंगे तो 25 दूना 50 हो जाएगा, ऋण 2.5 ही मिलेगा। ठीक है, या 0 भी लगा सकते हैं, जी यही मिलेगा, ऋण 0 यहाँ पे 0.50 मिलेगा। ठीक है, चलिए यही लिखते हैं, बराबर किधर, अब जोड़ लेंगे, दोनों राशि ऋणात्मक है तो ऋणात्मक ही संख्या आपको मिलेगा। ठीक है, और 25 50 75 मिलेगा, 1.75 आपको मिलेगा। चलिए आ जाते हैं हम लोग चौथे वाले पद पे। चौथा वाला पद हमें दे दिया गया है ए प्लस 3D है ना, ए का वैल्यू यही है, ऋण 1.25, और यहाँ पे रहेगा प्लस 3 गुणते हैं, जो डी का वैल्यू है यहाँ पे ऋण 0.25 है। ठीक है, बराबर किधर, ऋण 1.25, धनात्मक ऋणात्मक ऋणात्मक मिलेगा, 25 3 75, 0.75 मिलेगा। चलिए दोनों राशि ऋणात्मक है, जोड़ दीजिए तो ऋणात्मक ही मिलेगा, यहाँ पे 75 25 जोड़ देंगे तो 1 ही मिलेगा आपको, यहाँ पे ऋण 2 मिला है ना, या फिर इस प्रकार से लिखना रहेगा 0.00 करके आप लिख सकते हैं। अतः यहाँ पर लिख देते हैं, अतः समांतर श्रेणी के प्रथम 4 पद यही है, ऋण 1.25 कामा, चलिए इसको हमें इस प्रकार से लिख देते हैं, ऋण 1.50 करके लिख देते हैं, और यह है ऋण 1.7 यहाँ पे 5, हमें कामा ऋण 2.00 है। ठीक है, यहाँ पर ऋण 1.5 लिखें या ऋण 1.50 करके लिखें, बातें की है। ठीक है, यहीं पर लिख देते हैं, यही 4 पद हैं। आ जाते हैं तीसरे वाले प्रश्न में। तीसरा प्रश्न दे दिया गया है, निम्नलिखित में से प्रत्येक एपी के लिए प्रथम पद तथा सर्वांतर लिखे है ना, तो पहला पद हम लोग को बताना है, साथ साथ सर्वांतर बताना है, और यहाँ पे प्रत्येक यहाँ पे दे दिया गया पहले से कि एपी सीरीज है, मतलब है ना, समांतर श्रेणी हम लोग को दे दिया गया। प्रथम पद की बात करें तो देखते ही आप बता देंगे कि यहाँ पर 3 हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे सर्वांतर ज्ञात करना रहेगा तो दूसरे में से पहला ज्ञात कर दीजिए, मतलब दूसरे में से पहले घटा दीजिए, इसी प्रकार से आपको करना है। चलिए तो यहाँ पे पहले हम लोग समांतर श्रेणी को नोट करते हैं, तो हमने लिख दिया गया एपी समांतर श्रेणी हमने लिख दिया, यहाँ पे 3 है, 1 है, फिर ऋण 1 है, ऋण 3 है, इसी प्रकार से है। ठीक है, तो हम लोग लिख देते हैं प्रथम पद कौन सा हो जाएगा, यही है, ए बराबर करके लिख दीजिए, ए का वैल्यू यहाँ पे 3 हो गया। ठीक है, ये आपका प्रथम पद ज्ञात हो गया है ना। अब सर्वांतर की बात करें, सर्वांतर डी बराबर हो जाएगा, यहाँ पे दूसरे पद में से पहला पद घटा दीजिए। ठीक है, लिख देते हैं दूसरा पद ऋण पहला पद है ना, आप कोई भी किसी भी पद में से घटा कर ज्ञात कर सकते हैं ना, जरूर नहीं कि इसी में से इसी, कोई भी यहाँ पर पद लिखा है इसमें से भी इसमें से घटा देंगे ना, पहले दे देगा एपी है, मतलब यहाँ पे सबका यहाँ पे सर्वांतर बराबर ही मिलेगा, इसमें से इसको घटाएंगे तभी भी आपको सर्वांतर बराबर मिलेगा, मतलब वही मिलेगा जो यहाँ पे इसको और इसमें से घटाने को मिलेगा। ठीक है, तो हम इसी में से यहाँ पे दूसरे पद में से पहला पद भी घटा देते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर दूसरा पद हम लोग का ही है, 1 है, और इसमें से हम लोग घटाएंगे ही पहले पद को, तो यहाँ पर घटा देंगे विपरीत चिन्ह, तो यही ऋण 2 ही आपको मिलेगा। ठीक है, ऋण 2, तो यही पहला पद हम लोग को ए का वैल्यू यहाँ पे 3 मिला, जो सर्वांतर डी है इसका वैल्यू आपको ऋण 2 मिला। सेकेंड प्रश्न में जो ए पी दे दिया गया था समांतर श्रेणी, उसको लिख दिया ऋण 5 ऋण 1 3 7 यही है, तो लिखते हैं प्रथम पद, इसमें से प्रथम पद जो ए है इसका वैल्यू प्रथम पद यही है हम लोग का, ऋण 5, और चलिए सर्वांतर ज्ञात कर लेते हैं, सर्वांतर जिसको डी से दिखाते हैं, दूसरा पद ऋण यहाँ पे पहला पद लिखना है हमें, पहला पद। ठीक है, तो दूसरा पद यही है, ऋण 1 है,
और यहाँ पर फिर ऋणात्मक का चिन्ह है, ठीक है, ऋणात्मक का चिन्ह है, और फिर यहाँ पे और यह भी पद हम लोग का ऋणात्मक है ना, पहले पद को लिखना है तो यह भी ऋणात्मक है, और यहाँ पर भी एक बार लिखते हैं, यहाँ पे इनका तो चिन्ह रहेगा गुणते, यहाँ पे जो पहला पद है, पहला पद क्या है, ऋण 5 है, ठीक है, लिख देते हैं पूरा। चलिए इसको जब हल करेंगे डी बराबर ना, तो यह तो ऋण 1 रहेगा ही, और यहाँ पे ऋणात्मक ऋणात्मक गुणा होकर एक धनात्मक की संख्या आपको मिलेगी, धन 5 मिलेगा, ठीक है। यहाँ पे जो दूसरा पद था ये ऋण 1 है, यहाँ पे ऋण 1 है, विपरीत चिन्ह घटेगा, घट जाएगा तो यहाँ पे विपरीत चिन्ह घटेगा तो 4 मिलेगा आपको, तो ये डी का वैल्यू आपको 4 मिला। चलिए तीसरे प्रश्न में जो हम लोग को दिया गया एपी था उसको हम लिख दिया 1/3, 5/3, 9/3, 13/3 इस प्रकार से दिया हुआ है। तो यहाँ पर हो जाएगा प्रथम पद ए बराबर, ये हो जाएगा 1/3 हो गया, और यहाँ पे सर्वांतर ज्ञात कर लेते हैं, सर्व अंतर जो डी है, दूसरा पद ऋण पहला पद, तो दूसरा पद हम लोग का 5/3 है ना, यही है दूसरा पद, पहला पद 1/3 है, तो ऋण यहाँ पे पहला पद, लसा समान है तो हर में तो 3 ही मिलेगा, और अंश में घटा दीजिए क्योंकि लसा समान है, 5 में से घटा देंगे तो 4 मिलेगा, तो यहाँ पे जो डी है इसका वैल्यू आपको 4/3 मिला, ठीक है। यहाँ पे पहला पद आपको 1/3 मिला, सर्वांतर डी आपको 4/3 मिला, ठीक है। तो तीसरा प्रश्न तो हो गया। चलिए आ जाते हैं इसके चौथे प्रश्न पे। चलिए चौथे प्रश्न में जो दिया गया एपी था उसको हमने लिख दिया, समांतर श्रेणी 0.6, 1.7, 2.8 और 3.9 है, इसी प्रकार से है। तो इसमें हम लोग लिखते हैं प्रथम पद ए बराबर हो जाएगा, यहाँ पे 0.6 हो जाएगा, यही हम लोग का पहला पद है, 0.6 हो गया। यहाँ पे सार्वंतर लिखते हैं, सार्व अंतर जो है डी, दूसरा पद ऋण पहला पद है ना, तो दूसरा पद हम लोग का यही है 1.7 है, और पहला पद है ऋण 0.6 है, ठीक है। विपरीत चिन्ह घटाएंगे, धनात्मक वाला राशि का वैल्यू अधिक है, तो यहाँ पर 1.1 ही मिलेगा, ठीक है। यहाँ पर 7 में से 6 घट जाएगा तो 1 आ जाएगा, और यहाँ पे 1.1 मिला आपको, यहीं पर लिख देते हैं सर्वांतर डी बराबर आपको 1.1 मिला, ठीक है। सर्वांतर 1.1 मिला, और यहीं पहला पद आपको 0.6 मिला। चलिए आए थे चौथे वाले प्रश्न में। चौथा प्रश्न दे दिया है ना, निम्नलिखित में से कौन कौन एपी है, यदि कोई एपी है तो इसका सार्वंतर ज्ञात कीजिए, और इनके 3 और पद लिखिए, है ना, 4 पद तो दे दिए गए हैं, और 3 और ज्ञात करेंगे। कब ज्ञात करेंगे, जब यहाँ पर हम लोग को पता चल जाएगा कि यह समांतर श्रेणी है, ठीक है, तभी हम लोग समांतर श्रेणी, और हम कैसे पता चलेगा कि हम लोग को यह समांतर श्रेणी है, हम लोग सार्वंतर ज्ञात करके ज्ञात करेंगे, ठीक है। यहाँ पे पहले दूसरे को ले लीजिए, और फिर यहाँ पे पहले दूसरे को और यहाँ पे दूसरे तीसरे को साथ में लेकर यहाँ पर हम लोग घटा कर ज्ञात कर लेंगे सर्वांतर। यदि सर्वांतर समान मिला तो हम लोग कह देंगे कि यह जो दिया गया है यह समांतर श्रेणी है, अन्यथा नहीं हो जाएगा। जब हमें सर्वांतर बराबर मिल जाएगा, है ना, दूसरे पद में से पहला पद घटाएंगे, यहाँ पे तीसरे पद में से दूसरा पद घटाएंगे, है ना, जब हमें सर्वांतर बराबर मिल जाएगा दोनों का, तब यहाँ पर ये समांतर श्रेणी हो जाएगा। समांतर श्रेणी हो जाएगा तो 3 पद और हम लोग ज्ञात कर देंगे। चलिए तो जो दिया गया श्रेणी है ना, इसको हम नोट करते हैं। जो दिया गया श्रेणी था उसको हम नोट कर दिया, 2, 4, 8, 16 है, ठीक है। तो अब इसमें आपको क्या कर लेना है ना, तो यहाँ पर दूसरे पद में से पहला पद हम लोग घटाते हैं, तो यहाँ पर ना इसको पहले पद को A1 मान लीजिए, A1 है यहाँ पे 2, ठीक है। यहाँ पे इसको A2 मान लीजिए, इसका वैल्यू 4, और यहाँ पे A3 का वैल्यू 8, ठीक है। चलिए 3 तक ही काफ़ी है, आप चाहें तो इसको भी A4 मान सकते हैं, A4, इसका वैल्यू यहाँ पे 16 है। चलिए इसी प्रकार से कर देते हैं। अब हम लोग को क्या करना रहता है, दूसरे पद में से यहाँ पे पहला पद घटाना रहता है, तो यहाँ पे जब बराबर मिल जाएगा ना, दूसरे पद में से पहला पद घटाएंगे, यह बराबर मिल गया, और तीसरे पद में से यहाँ पर दूसरा पद घटाएंगे, यह बराबर मिल गया, सर्वांतर बराबर मिल जाएगा, तो हम लोग कह देंगे कि समांतर श्रेणी है, ठीक है। तो हम लोग घटाते हैं, A2 ऋण A1, A2 ऋण A1 घटाते हैं, A2 का वैल्यू 4 है, यहाँ पे A1 का वैल्यू 2 है, घटा देंगे तो आपको 2 मिल जाएगा। इसी प्रकार से A3 में से आप A2 घटाएंगे, A3 का वैल्यू 8 है, और यहाँ पे A3 का वैल्यू 8 और A2 का वैल्यू धन 4 है, घटाएंगे विपरीत चिन्ह है, तो 8 में से 4 घटेगा तो 4 मिलेगा। तो देख रहे हैं ना कि यहाँ पे जो सर्वांतर रहता है, सर्वांतर कब कहते हैं, जब यहाँ पे दोनों आपस में बराबर रहता है। तो यहाँ पर देख रहे हैं कि यहाँ पे इसका वैल्यू बराबर हम लोग को नहीं मिला, ठीक है। यहाँ लिखते हैं, चूँकि यहाँ पे A2 ऋण A1 यह बराबर नहीं मिला हम लोग को, A3 ऋण A2 ऋण A1 बराबर नहीं मिला A3 ऋण A2, अतः दी गई श्रेणी
समांतर श्रेणी नहीं है, कारण भी लिख देंगे, क्योंकि सर्वांतर समान नहीं है। चलिए यहीं पे लिख देते हैं। तो इसी प्रकार से करना है ना। तो यहाँ पे अब आपको और 3 पद नहीं निकालने की आवश्यकता है, क्योंकि यहाँ पे हम लोग को पहले पता चल गया कि जो दी गई श्रेणी है ना, समांतर श्रेणी नहीं बना है ना, नहीं बनेगा तो हम लोग को 3 पद और ज्ञात नहीं करेंगे। सेकेंड वाले प्रश्न में भी जो दी गई श्रेणी थी हमने उसको नोट कर दिया। 2 दे दिया गया, 5/2 दे दिया गया, कामा 3 है, फिर 7/2 है। इसी प्रकार से अब यहाँ पर भी हम लोग तुलना कर लेते हैं। A1 तुलना कर लेते हैं। A1 का वैल्यू आपको 2 निकल कर आ जाएगा, पहला पद। दूसरा पद को A2 मान लीजिए 5/2, ठीक है। और A3 का वैल्यू यहाँ पे 3 बना दीजिए, ठीक है। 3 आपको काफ़ी है। A4 भी इसको आप लिख सकते हैं ना। अब यहाँ पे A2 ऋण A1 ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर ये हो जाएगा 5/2 और यहाँ पे ऋण यह हो जाएगा 2, ठीक है। 1 और 2 का लसा ले लेंगे तो यहाँ पर 2 ही मिल जाएगा, ठीक है। और फिर यहाँ पे गुणा किया जाएगा, यहाँ पे 2 तो इसका लसा ले लीजिए। चलिए लसा लेकर ही बता देते हैं। 2 और 1 का लसा 2 हो जाएगा, 2 में 2 से भाग देंगे, एक बार में भाग हो जाएगा। 1 का 5 में गुणा कर देंगे, 5 मिल जाएगा। ऋण 1 में 2 से भाग देंगे, 2 बार भाग जाएगा। 2 का 2 में गुणा कर देंगे, 4 मिल जाएगा। तो यहाँ पर घटाएंगे तो आपको 1/2 मिल जाएगा, ठीक है। इसी प्रकार से ज्ञात करते हैं यहाँ पे A3 ऋण A2 को ज्ञात करते हैं। तो A3 का वैल्यू यही 3 है और A2 का वैल्यू कितना है, ऋण 5/2 है ना। तो यहाँ पे 3 ऋण 5/2 मिला है ना। तो चलिए यहाँ पर बटा 1 लिख देते हैं। इसका यहाँ पे 5/2 का मतलब ये होता है 2.5, ठीक है। 3 में से 2.5 घटाएंगे तो 1/2 ही आपको मिलेगा, ठीक है। बाकी यहाँ पर लसा लेकर हम बता देते हैं। 1 और 2 का लसा 2 हो जाएगा, 1 में 2 से भाग देंगे, 2 बार भाग जाएगा। 2 में 3 का गुणा करेंगे, 2 3 6 हो जाएगा। ऋण का चिन्ह यहाँ पर 2 से हर में भाग देंगे, एक बार में भाग हो जाएगा। 1 का 5 में गुणा कर देंगे तो 5 ही मिलेगा। 5 में से 6 में से 5 घटा देंगे तो 1 ही मिलेगा, 1/2। तो यहाँ पर भी बराबर मिला है। चलिए इसको हम A4 बना देते हैं, इसको भी चेक कर लेते हैं। A4 बराबर यहाँ पे 7/2 है। इसको ज्ञात करना रहेगा तो A4 ऋण यहाँ पे A3 कर देंगे। A4 का वैल्यू यहाँ पर यही है, 7/2 है। 7/2 में से आपको 3 घटाना है। तो यहाँ पर 7/2 में से आप 3 घटाएंगे तभी भी आपको 1/2 ही मिलेगा। लिख देते हैं यहाँ सर्वांतर, यहाँ पे 1/2 है जो कि समान ही हम लोग को मिला। यहाँ पे सर्वांतर 1/2 है, अतः दी गई श्रेणी समांतर श्रेणी है, समांतर श्रेणी है, ठीक है। तो इस प्रकार से जब समांतर श्रेणी बन गया, हम लोग पता चल गया कि समांतर श्रेणी है। तब यहाँ पे 4 पद तो ज्ञात हैं, ठीक है। यहाँ पे 4 पद ज्ञात है, 5वां पद हम लोग को ज्ञात करना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पे A4 तो हमने A4 तक तो हो गया है, ठीक है, चौथा पद। तो A5 हम लोग ज्ञात कर देते हैं। A5 किस प्रकार से ज्ञात होगा, जो भी यहाँ पे चौथा पद है इसमें सर्वांतर जोड़ दीजिए, है ना। तो यहाँ पे चौथा पद यही है, 7/2 है और इसमें सर्वांतर जोड़ते रहिए, है ना। सर्वांतर जो D है उसका वैल्यू हमें 1/2 ज्ञात हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे 1/2 आप जोड़ेंगे ना, तो इसका 7/2 का मतलब होता है 3.5, और 3.5 में आधा जोड़ देंगे तो इसका वैल्यू आपको 4 निकल कर आ जाएगा, ठीक है। इसी प्रकार से ज्ञात करते हैं। A6 ज्ञात करते हैं। A6 ज्ञात करेंगे तो इसका वैल्यू 4 है। 4 में 1/2 आपको जोड़ना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पर हो जाएगा 4 दूना 8, 8 1 9, 9 यहाँ पे 2 आपको मिल जाएगा। A6 का वैल्यू है ना। यहाँ पे दो पद और हमने ज्ञात कर दी, तीसरा पद और ज्ञात कर देते हैं। तीसरा पद ज्ञात कर देंगे A7। तो यहाँ पे 9/2 में फिर आपको यहीं सर्वांतर 1/2 जोड़ना पड़ेगा, ठीक है। यहाँ पे 1/2 जोड़ेंगे तो यहाँ पे इसका वैल्यू होता है 4.5, ठीक है। 9/2 का मतलब 4.5, 4.5 में आधा जोड़ देंगे तो आपको 5 मिलेगा। तो यहीं आपको 3 पद मिले। यहाँ पे लिखते हैं जो हमें 3 और ज्ञात करना था, यहीं पे लिख देते हैं समांतर श्रेणी के अगले 3 पद, यहाँ पे इसके आगे की बात कर रहे हैं, ठीक है। यहाँ पर जितना 4 तो हमें दे ही दिया गया था। यदि समांतर श्रेणी था तो उसे 3 पद और हमें ज्ञात करना था। तो हमने यहाँ पे सर्वांतर सबका बराबर ही मिला, ठीक है। सर्वांतर बराबर मिल गया तो पता चल गया कि एक समांतर श्रेणी है ना। समांतर श्रेणी है तो अब 3 पद और हमें ज्ञात करना था। तो 3 पद, यहाँ पे 4 पद तो दिया था, इसके आगे के 3 पद हमने यहाँ पर ज्ञात कर दिया, ठीक है। समांतर श्रेणी के अगले 3 पद 4, 9/2, 5 हैं, ठीक है। जो तीसरे वाले प्रश्न में दिया गया श्रेणी था उसको हमने नोट कर दिया। ऋण 1.2 है, ऋण 3.2 है, ऋण 5.2,
ऋण 7.2, इसी प्रकार से श्रेणी हमें दे दिया गया है। ठीक है, तो इस यहाँ पर भी बना दीजिए। A1 जो है पहला पद ऋण 1.2 हो गया, कामा A2 का वैल्यू यहाँ पे ऋण 3.2 हो गया, A3 का वैल्यू ऋण 5.2 कर दीजिए और A4 का वैल्यू ऋण 7.2 कर दीजिए। ठीक है, अब आपको क्या कर लेना है, A2 ऋण A1 कर लेना है। तो A2 का वैल्यू यहाँ पे ऋण 3.2 है ना, ऋण 3.2, और यहाँ पर फिर आपको ऋण है घटाना है। ठीक है, और यह पहले से भी पद ऋणात्मक है, तो ऋण में ऋण का गुणा होकर एक धनात्मक की संख्या मिल जाएगा आपको यहाँ पे। ठीक है, धन हो जाएगा। हमने बताया किस प्रकार से हुआ, पहले से यहाँ पर ऋण है और ये भी जो पद है जो ऋण ए का वैल्यू है ना, मतलब A1 का वैल्यू है जो पहला पद है, इसका वैल्यू भी ऋणात्मक गुणा होकर एक धनात्मक संख्या हो गया। यहाँ पे धन 1/2 नहीं 1.2 है, बराबर की तरह। अब देखिए विपरीत चिन्ह घट जाएगा, तो यहाँ पर घटा देंगे तो आपको 2 ही मिलेगा। ठीक है, घटा देंगे ना तो यहाँ पे ऋणात्मक वाली राशि बचेगी और यहाँ पे 2.0 मिलेगा। ठीक है, यही मिला। ठीक है, यहाँ पे A3 ऋण A2 ज्ञात करते हैं, A3 का वैल्यू यही ऋण 5.2 है और फिर यहाँ पे ऋणात्मक चिन्ह है और A2 का भी वैल्यू ऋणात्मक है, तो ऋणात्मक गुणा होकर एक धनात्मक संख्या मिलेगा। A2 का वैल्यू यही 3.2 है। ठीक है, यहाँ पर भी घटाएंगे ना तो विपरीत चिन्ह घट जाएगा, ऋणात्मक वाली राशि का वैल्यू अधिक है, तो यही है। यहाँ पे दशमलव को एक अंक बाद देख रहे हैं, घटा रहे हैं ना, 2 में तो घट के 0 ही मिल जाएगा। और यहाँ पे जो इकाई का स्थान है 5 में से 2 घटा देंगे, 5 में से 3 घटाएंगे तो आपको 2 ही मिलेगा, तो यही मिलेगा। अब चलिए यहाँ पे A4 ऋण A3 भी ज्ञात कर लेते हैं। A4 का वैल्यू यही है ऋण 7.2, यहाँ पर भी ऋणात्मक गुणा होकर यहाँ पर भी एक धनात्मक संख्या हो जाएगा। ठीक है, धनात्मक हो जाएगा, धन 5.2, तो यहाँ पर विपरीत चिन्ह घटेगा ऋण, यहाँ पर भी 2.0 मिलेगा। तो यहाँ पे देख रहे हैं सर्वांतर बराबर है, लिख देते हैं, क्योंकि यहाँ सर्वांतर बराबर है या समान है, लिख देंगे बराबर है, इसलिए दी गई श्रेणी समांतर श्रेणी है, समांतर श्रेणी है। हम लोग देख रहे हैं कि इसमें भी ऋण, यहाँ पे ऋण 2 ही कर लीजिए, है ना, या ऋण 2.0 भी कह सकते हैं, इसका वैल्यू ऋण 2 ही है। इसमें ऋण 2 जोड़ा गया तो यह पद मिला, फिर इसमें ऋण 2 जोड़ा गया तो यह पद, फिर इसमें ऋण 2 जोड़ा गया तो यह पद मिला, है ना। सर्वांतर यहाँ पे बराबर है, इसलिए कि समांतर श्रेणी लिखा गया है, समांतर श्रेणी लिखा गया है। तो अब यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, हम लोग को 3 और पद ज्ञात करना होगा, है ना। तो यहाँ पे A4 तक तो ज्ञात ही है, A5 ज्ञात कर दीजिए। A5 ज्ञात करेंगे तो A4 में हम लोग को क्या करना पड़ेगा, A4 में और प्लस जो सर्वांतर है D उसको जोड़ना पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ पे A4 का वैल्यू यही है ऋण 7.2 है। ठीक है, प्लस इसमें हम लोग को सर्वांतर जोड़ना पड़ेगा ना, जोड़ेंगे तो तभी भी घट ही जाएगा क्योंकि इसका वैल्यू ऋणात्मक है, ऋण 2 कर दीजिए। ठीक है, बराबर ऋण 7.2, धनात्मक ऋणात्मक ही हो जाएगा, ऋण 2 हो जाएगा। तो यहाँ पे दोनों का समान चिन्ह है, जुड़ जाएगा, तो यहाँ पे ऋण, यहाँ पे 7 2 9 हो जाएगा, 9.2 हो जाएगा। इसी प्रकार से हो जाएगा A5 का वैल्यू। तो यहाँ पे A6 का वैल्यू क्या हो जाएगा, यहाँ पर A5 का वैल्यू हमने ज्ञात कर दिया, ऋण 9.2। अब इसमें सर्वांतर जोड़ दीजिए, इसका वैल्यू ऋणात्मक है, ऋण 2 ही कर दीजिए। अब जोड़ देंगे तो 9 2 11 हो जाएगा, ऋण 11.2 हो जाएगा। यहाँ पर A7 की बात करें तो यहाँ पे A6 का वैल्यू यह निकल कर आ गया ना, ऋण 11.2, तो इसमें सर्वांतर है ऋण 2, है ना। जोड़ेंगे तभी भी विपरीत चिन्ह घट ही जाएगा। कोष्टक करके लिखना चाहेंगे तो आप इस प्रकार से लिख लीजिएगा, धनात्मक गुणा होकर ऋणात्मक मिलेगा। ठीक है, बराबर के दोनों ऋणात्मक ही पद जुड़ जाएगा। 11 में आप 2 जोड़ देंगे तो ऋण आपको 13 मिलेगा, ऋण 13 यहाँ पे 2 मिलेगा, तो यही है। यहाँ पे 4 पद तो दिया था, 5वां पद की बात करें तो यही है, ऋण 9.2 है। 6ठा पद की बात करें तो यही है, ऋण 11.2 है। 7वां पद ऋण 13.2 है। चलिए चौथे प्रश्न में जो दिए गए श्रेणी उसको हम नोट कर दिया। तो यहाँ पर हम लोग A1 जो है पहला पद है ऋण 10, जो A2 है दूसरा पद है ऋण 6, जो तीसरा पद है A3 है ऋण 2, और यहाँ पे A4 की बात करें तो यह धन 2 दे दिया गया है। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग A2 ऋण A1 ज्ञात कर लेते हैं। तो A2 का वैल्यू आपको ऋण 6 है और यहाँ पर भी यह ऋणात्मक है। ठीक है, ऋणात्मक का चिन्ह लिखेंगे, लेकिन यह भी पद क्या है, ऋणात्मक है, ऋण का, चलिए एक बार पूरा लिख देते हैं, ऋण का चिन्ह तो है और A1 का वैल्यू ऋण 10 है। ठीक है, तो यहाँ पे ऋण 6 हो गया, ऋण में ऋण गुणा होकर धनात्मक संख्या मिलेगी, धन यहाँ पे 10 हो जाएगा। ठीक है, विपरीत चिन्ह घट जाएगा, धनात्मक वाली राशि की वैल्यू अधिक है
तो यहाँ पे धन 4 बचेगा। ठीक है, अब आगे ज्ञात करते हैं A3 ऋण A2। A3 का वैल्यू यहाँ पर आपको दे दिया गया यही, A3 का वैल्यू ऋण 2 है। और यहाँ पे फिर यहाँ पे ऋण, और फिर यहाँ पे जो आप दूसरा पद है वो भी ऋणात्मक, ऋण में ऋण का गुणा होकर एक धनात्मक की संख्या मिलेगा, धन आपको 6 मिलेगा। ठीक है, और बराबर की तरह विपरीत चिन्ह घट जाएगा, धनात्मक वाली राशि का वैल्यू अधिक है। यहाँ पर भी आपको 4 मिला। चलिए ये दोनों बराबर हो गए, इसको भी ज्ञात करते हैं। यहाँ पे हो जाएगा A4 ऋण A3, तो यहाँ पर A4 का वैल्यू धन 2 है, और यहाँ पे ऋणात्मक चिन्ह तो रहेगा ही। चलिए कोष्टक में करके लिख देते हैं। यहाँ पे जो A3 का वैल्यू है ऋण 2 बराबर किधर, यहाँ पे धन 2 है, ऋणात्मक गुणा करके धनात्मक संख्या मिलेगा, धन 2 हो जाएगा, 2 में 2 जोड़ देंगे तो 4 हो जाएगा। तो यहाँ पे देख रहे हैं सार्वंतर बराबर मिल रहा है ना, तो यहाँ पे जो ये लिखा गया है ना जो श्रेणी, ये समांतर श्रेणी है। लिख देते हैं यहाँ सार्वंतर समान है, अतः दी गई श्रेणी समांतर श्रेणी है। और जब हमें पता चल गया कि यह समांतर श्रेणी है, तो हम लोग को 3 और पद हमें ज्ञात करना है ना, 3 पद और हम ज्ञात करते हैं। तो यहाँ पे A4 तक तो दे ही दिया गया है। ठीक है, A4 तो आपको दे दिया गया है, तो A5 यदि हम लोग ज्ञात करना चाहते हैं तो क्या करना पड़ेगा, A4 में हम लोग को प्लस यहाँ पे जो सर्वांतर है D उसको जोड़ना पड़ेगा, है ना। तो A4 का वैल्यू तो धन 2 दे दिया गया है। ठीक है, और जो सर्वांतर है, सर्वांतर हमें लोग कहीं 4 ज्ञात हुआ है। ठीक है, सर्वांतर 4 है, यहाँ पे इसमें 4 जोड़ा गया, तो यहाँ पे दूसरा पद प्राप्त किया गया है, इसमें 4 जोड़ कर यह वाला पद, इसमें 4 जोड़ कर यह वाला पद ज्ञात किया गया है। ठीक है, तो यहाँ पे चौथा पद यहाँ पे धन 2 है, और इसमें सर्वांतर जो जिसका वैल्यू हम लोग को धन 4 ज्ञात हुआ है। ठीक है, इसको जोड़ देंगे तो हम लोग को A5 जो 5वां पद है उसका वैल्यू धन 6 निकल कर आ गया। ठीक है, इसी प्रकार से जोड़ते हैं। यहाँ पे A6 की बात करें, जो यहाँ पे 5वां पद है ना A5, उसमें आप फिर D जोड़ दीजिएगा। ठीक है, तो A5 का वैल्यू धन 6 निकल कर आया है, और जो सर्वांतर है वो उसका वैल्यू हमें धन 4 ज्ञात हुआ है ना, 6 4 10 हो गया। फिर इसी प्रकार से A7 की बात करें ना, तो यहाँ पे A6 जो छठा पद है और प्लस सर्वांतर जोड़ दीजिए, तो यहाँ पे छठा पद हमें धन 10 निकल कर आ गया, और सर्वांतर धन 4 हमें पता चला है। ठीक है, यहाँ पे लिखना रहेगा तो आप लिख भी दीजिएगा कि D का वैल्यू हमें धन 4 मिला हुआ है। ठीक है, यहाँ पे 10 में 4 जोड़ देंगे तो यहाँ पर 14 मिला, हमें यही 5वां पद 6 मिला, छठा पद यहाँ पे 10 मिला, और 7वां पद हमें 14 मिला। चलिए, तो 5वें प्रश्न में हम लोग को यही श्रेणी दे दिया गया, इसका भी A1 जो है हम लोग का पहला पद धन 3 हो जाएगा, और यहाँ पे A2 की बात करें दूसरा पद की, तो यहाँ पे 3 प्लस करणी में 2 हो जाएगा, ये हो गया। चलिए, जो A3 है तीसरा पद यही है, 3 प्लस 2 करणी में 2 है। ठीक है, यही है हम लोग का तीसरा पद। चलिए, चौथा पद यही हो जाएगा, A4 बराबर 3 प्लस 3 करणी में 2 हो गया। चलिए, अब A2 ऋण A1 करते हैं। A2 का वैल्यू यही है हम लोग का, यहाँ पे 3 धन यहाँ पे करणी में 2 है, और ऋण यहाँ पे पहला पद रहेगा। ठीक है, पहला पद यही है A1 का वैल्यू, यहाँ पे ऋण 3 है। अब यहाँ पे देख रहे हैं जितना धनात्मक उतना ऋणात्मक है ना, घटकर आपस में 0 हो जाएगा, बस यहाँ पे करणी में 2 बचेगा, करणी में 2 बचा। चलिए, यहाँ पे A2, यहाँ पे ऋण A1 तो हमने ज्ञात कर दिया, A3 ऋण A2 ज्ञात करते हैं। A3 ऋण A2 क्या मिलेगा आपको, A3 का वैल्यू आपको यही मिला हुआ है ना, 3 धन 2 करणी में 2 है, और घटाना पड़ेगा, ये हम लोग को पहला वाला पद है ना, मतलब यहाँ पे दूसरा वाला पद घटाना पड़ेगा। ऋण घटाएंगे तो यहाँ पर कोष्टक में करके लिखिएगा, कोष्टक में करके लिखेंगे दोनों पद यहाँ पे ऋणात्मक हो जाएगी, ये भी ऋण 3 हो जाएगा, और ऋण यहाँ पे करणी में 2 हो जाएगा। अब घटा दीजिए, यहाँ पे धन 3 है, ऋण 3 है, घटकर 0 हो गया। अब यहाँ पे 2 करणी में, यहाँ पे ये घट के आपस में 0 हो जाएगा, धन 3 और ऋण 3 घट के 0। अब यहाँ पे 2 करणी में 2 है, और यहाँ पे ऋण करणी में 2 है, विपरीत चिन्ह घट जाएगा, है ना, धनात्मक राशि का वैल्यू अधिक है, 3 करणी में 2 बचा। चलिए, यहाँ पे A4 ऋण A3 ज्ञात करते हैं, तो A4 का वैल्यू यही है, 3 धन यहाँ पे 3 करणी में 2, और फिर ऋण करके इसको घटाएंगे ना, तो यहाँ पे दोनों पद आपको ऋणात्मक हो जाएगा। कोष्टक में करके लिखेंगे ना, तो इस प्रकार से हो जाएगा, 3 धन यहाँ पे 2 करणी में 2 हो जाएगा। ठीक है, और बराबर इधर 3 धन 3 करणी में 2 है, इसको हम नोट कर दिया। अब यहाँ पे ऋणात्मक का यहाँ पे गुणा कर देंगे, ऋण का दोनों पद ऋणात्मक हो जाएगा, ऋण 3 और ऋण 2 करणी में 2। अब यहाँ पे धन 3 ऋण 3 घट कर 0 हो गया।
अब यहाँ पे 3 करनी में 3 धनात्मक, 3 करनी में 2 धनात्मक है और यहाँ पे 2 करनी में 2 ऋणात्मक है ना। तो यहाँ पे 3 में से 2 घटा देंगे तो 1 ही बचेगा आपको, जो कि सिर्फ करनी में 2 बचेगा। यहाँ पर हम लोग तीनों बार देख रहे हैं ना कि सर्वांतर आपको बराबर मिल रहा है ना। तो यह दी गई जो श्रेणी है समांतर श्रेणी है, लिख देते हैं यहाँ सर्वांतर समान है, अतः दी गई श्रेणी समांतर श्रेणी है। ठीक है, अब जब समांतर श्रेणी हो गया तो हम लोग को क्या करना पड़ेगा, इसके यहाँ पे जो 4 पद तो दे दिए गए हैं, तो 5वां 6वां 7वां ये 3 पद हम लोग को ज्ञात करना है। ठीक है, तो यहाँ पे A4 तक तो हो गया। A5 हम लोग कैसे ज्ञात करेंगे, A5 बराबर यहाँ पे A4 प्लस जो आपका सर्वांतर है A4 प्लस यहाँ पे सर्वांतर जो D है, जिसका वैल्यू यही करने में 2 आपको निकल कर आया, तो यहाँ पे इसको जोड़ना पड़ेगा। चलिए जोड़ते हैं। तो A4 का वैल्यू यही है 3 प्लस 3 करनी में 2 है A4 का वैल्यू, और D जो सर्वांतर आपको देख रहे हैं सभी बराबर था, यहाँ पे जो कि है करनी में 2 है, प्लस यहाँ पे करनी में 2 जोड़ देते हैं। तो यहाँ पे करनी में 2 जोड़ेंगे तो 3 तो रहेगा ही। अब यहाँ पे 3 करनी में 2 है और एक और करनी में 2 आ गया, तो यहाँ पे 4 करनी में 2 हो जाएगा, 4 करनी में 2 हो गया। चलिए A6 की बात करें तो यहाँ पे आपको इसमें A6 कैसे ज्ञात होगा, A5 में मतलब 5वें पद में हम लोग को और यहाँ पे एक सर्वांतर जोड़ना पड़ेगा, सर्वांतर जोड़ देंगे तो यहाँ पे 5वां पद तो हम लोग को यही दे दिया, हमने ज्ञात किया 3 प्लस यहाँ पे 4 करनी में 2 और यहाँ पे सर्वांतर यही करनी में 2 है, तो करनी में 2 लिख देते हैं बराबर किधर, 3 तो रहेगा ही। अब यहाँ पे 4 करनी में 2 और एक और करनी में 2 आ गया, तो यहाँ पर हो जाएगा 5 करनी में 2। चलिए यहाँ पे A7 को ज्ञात कर लेते हैं। तो यहाँ पे A7 किस तरह से ज्ञात होगा, यहाँ पे छठा पद रहेगा A6 धन सर्वांतर, तो यहाँ पे छठा पद यही है 3 प्लस 5 करनी में 2 है, यही छठा पद, और प्लस आपको सर्वांतर जोड़ना पड़ेगा जिसका वैल्यू आपको करनी में 2 मिला हुआ है, बराबर के 3 तो ही रहेगा, 5 करनी में 2 और धन एक और करनी में 2, 6 करनी में 2 हो गया। ठीक है, तो जो भी हम लोग को श्रेणी दिया गया था, हमने देखा कि सर्वांतर ज्ञात किया तो सब बराबर आपस में मिला, तो दी गई श्रेणी समांतर हो गई, समांतर श्रेणी हो गई। जब दी गई श्रेणी समांतर श्रेणी हो गई तो हमने 3 और पद ज्ञात कर दिया। ठीक है, 5वां 6वां और 7वां पद ज्ञात कर दिया। चलिए जो छठी दी गई श्रेणी थी उसको हम नोट कर दिया। अब यहाँ पर भी तुलना कर लेते हैं। A1 का वैल्यू आपको यहीं 0.2 निकल कर आ जाएगा, A1 का वैल्यू। A2 की वैल्यू की बात करें तो यही है 0.22 हो जाएगा। चलिए A3 की बात करें तो यही है 0.222। चलिए A4 यही है 0.2222, इस प्रकार से 4 2 है। चलिए अब हम लोग क्या करते हैं, सर्वांतर ज्ञात करते हैं, देखते हैं, पहले चेक करते हैं समांतर श्रेणी है कि नहीं। तो यहाँ पे A2 ऋण A1 ज्ञात करते हैं, तो A2 का वैल्यू यही है 0.22। ठीक है, और ऋण रहेगा A1 का वैल्यू आपको 0. यहाँ पे 2 दे दिया गया है। ठीक है, जब यहाँ पर आप घटाएंगे ना तो यहाँ पे दशमलव के 2 अंक, जो यहाँ पे पहला अंक है, दूसरा अंक यही इसी प्रकार से रहेगा 0. यहाँ पे 2 घटा देंगे तो यहाँ पे 0.02 आ जाएगा। ठीक है, बस यही वाला पद जो दशमलव के बाद वाला अंक है ना, यही घट कर 0 हो रहा है, बाकी यहाँ पे 2 तो इसी प्रकार से रहेगा 0.02 मिला आपको। ठीक है, अब यहाँ पे ज्ञात करते हैं A3 ऋण A2 ज्ञात करते हैं, तो A3 का वैल्यू यही है 0.222। ठीक है, यही है A3। A2 का वैल्यू यही है ऋण 0.22। ठीक है, अब हम लोग घटाएंगे तो यहाँ पे यह वाला ऐसे ही रह जाएगा। ठीक है, यही घटेगा, दशमलव के जो 2 अंक हैं, दशमलव के बाद वाले 2 अंक हैं, यही घट जाएंगे। ठीक है, यही मिलेगा आपको 0.2, तो ये तो 0 हो जाएगा, यह भी 0, यह भी 0, लेकिन यहाँ पर यह 2 इसी प्रकार से रह जाएगा, है ना। तो यहाँ पे देख रहे हैं कि सर्वांतर आपको बराबर नहीं मिला। ठीक है, अब यही 2 पर ही बराबर नहीं मिला, तीसरा क्या चेक करें, है ना, 2 यहीं पर बराबर नहीं, यहाँ पर भी आपको बराबर नहीं मिलेगा। इसको जब आप हल करते हैं ना तो यही 0.00, फिर यहाँ पे 0 दशमलव के बाद 3 0 आता, फिर 2 आता है, इसको और इसको लेंगे तब, है ना। तो यहीं पर बराबर नहीं है, हम लिख देते हैं, चूँकि यहाँ पे A2 ऋण A1 बराबर नहीं है, A3 ऋण A2, चूँकि यहाँ पे A2 ऋण A1 बराबर नहीं है, A3 ऋण A2 ये आपस में बराबर नहीं है। यहाँ पे लिख देते हैं, यहाँ दी गई श्रेणी में सर्वांतर समान नहीं
है, इसलिए दी गई श्रेणी समांतर श्रेणी नहीं है, समांतर श्रेणी नहीं है। चलिए 7वें प्रश्न में हम लोग को यही श्रेणी दिया गया था, 0, ऋण 4, ऋण 8, ऋण 12 था। तो यही हो जाएगा, A1 का वैल्यू 0 हो गया, A2 का वैल्यू ऋण 4, A3 का वैल्यू ऋण 8 और A4 का वैल्यू यहाँ पे ऋण 12 हो गया, है ना। अब यहाँ पे सार्वंतर हम लोग ज्ञात करते हैं, A2 ऋण A1 जो कि ये ऋण 4 है और यहाँ पे ये ऋण 0 हो जाएगा, तभी भी आपको ऋण 4 ही मिलेगा, ठीक है, यही मिला। अब ज्ञात करते हैं A3 ऋण A2, इसको ज्ञात करते हैं। तो A3 का वैल्यू आपको ऋण 8 मिला हुआ है, फिर यहाँ पे ऋणात्मक रहेगा और यह भी पद आपको ऋणात्मक आ रहा है। चलिए एक बार लिख देते हैं, यहाँ पे ऋण का चिन्ह और ये जो पद है A2 ऋणात्मक है, ऋण 4 है ना। तो यहाँ पे हो गया ऋण 8, ऋण में ऋण का गुणा होकर धनात्मक संख्या मिलेगा, धन 4, ठीक है। विपरीत चिन्ह घटेगा, ऋणात्मक वाली राशि का वैल्यू अधिक ही बचेगा, तो यहाँ पे ऋण 4 मिला, ठीक है। तो यहाँ पर देख रहे हैं सार्वंतर बराबर मिला है, इसको भी चेक कर लीजिए। तो यहाँ पे A4 ऋण A3 बराबर A4 का वैल्यू आपको ऋण 12 है और यहाँ पर ऋण का चिन्ह रहेगा और यह भी पद ऋणात्मक है, ऋण का गुणा होकर धनात्मक संख्या मिलेगी, धन 8 आपको मिलेगा, ठीक है। विपरीत चिन्ह घटेगा, ऋणात्मक वाली राशि का वैल्यू अधिक है, ठीक है। तो 8 4 12 होता है, तो यहाँ पे ऋण आपको 4 मिला, तो यहाँ पे सार्वंतर बराबर है, लिख देते हैं। चूँकि यहाँ सार्वंतर समान है, अतः दी गई श्रेणी समांतर श्रेणी है, ठीक है। समांतर श्रेणी हो गया जिसका यहाँ पे सार्वंतर कितना है, ऋण 4 है। तो अब हम लोग को यहाँ पे चौथा पद तो ज्ञात, यहाँ पे पहले से लेकर चौथा पद तो दिया ही हुआ है। अब हम लोग क्या करेंगे, तीन पद और ज्ञात करेंगे, ठीक है। तो A5 हम लोग ज्ञात करेंगे। तो A5 हम लोग किस प्रकार से ज्ञात कर पाएंगे, A4 में हम लोग क्या कर दें, सार्वंतर जोड़ दें, ठीक है। तो A4 का वैल्यू यही है, ऋण 12, ठीक है। यहाँ पर जोड़ेंगे ना, धन कर दें, तो कोष्टक में हम लोग को करना पड़ेगा, जिसका वैल्यू यहाँ पे सार्वंतर यहाँ पे ऋण 4 है। डी का वैल्यू यदि लिखना रहेगा तो आप लिख दीजिएगा कि ऋण 4 इसका वैल्यू हमें ज्ञात हुआ है, ठीक है। सब आपस में बराबर ही रहेगा, तो यहाँ पे ऋण 4 है, ठीक है। अब यहाँ पे ऋण 12, कोष्टक खोल दें, धनात्मक ऋणात्मक ही हो जाएगा, दोनों समान ही चिन्ह है ना। यहाँ पे जोड़ देंगे तो ऋण आपको 16 मिला, ठीक है। यही है A5 का मान। A6 का मान ज्ञात कर लेते हैं। तो यहाँ पर आपको क्या करना पड़ेगा, A5 में जो 5वां पद है उसमें आपको क्या करना पड़ेगा, सार्वंतर जोड़ना पड़ेगा। तो A5 का वैल्यू यहाँ पे ऋण 16 है, सार्वंतर यहीं आपको ऋण 4 जोड़ना है ना। यहाँ पे ये 16 है, तो बराबर हो जाएगा ऋण 16 और ऋण 4 जुड़ जाएगा, दोनों का समान चिन्ह है, ऋण 20 आपको मिलेगा। चलिए A7 की बात करें तो इसी में आपको फिर यहीं सार्वंतर जोड़ना है। A6 में आपको सार्वंतर जोड़ना होगा। तो A6 का वैल्यू ऋण 20 है, इसमें यहीं जोड़ेंगे ऋण 4, तो आपको ऋण 24 मिलेगा, है ना। तो 5वां पद आपको ऋण 16 मिला, 6ठा पद ऋण 20, 7वां पद आपको ऋण 24 मिला। तो 8वां वाले प्रश्न में जो दिया गया श्रेणी था उसको हमने नोट कर दिया, सब ऋण 1/2 ही है, ठीक है। पहला पद, दूसरा पद, तीसरा पद सब ऋण 1/2 ही है ना। तो यहाँ पर सार्वंतर आपको क्या मिलेगा, देखने से ही पता चल जा रहा है कि आपको 0 ही मिलेगा, ठीक है। तो यहाँ पर हो जाएगा A2 ऋण A1 की बात करें ना, तो यहाँ पर तो A2 का वैल्यू यहाँ पे ऋण 1/2 है और यहाँ पे फिर ऋण का चिन्ह और A1 का वैल्यू ऋण 1/2 है, ठीक है। तो कोष्टक में कर देते हैं, ऋण 1/2, यहाँ ऋणात्मक गुणा होकर एक धनात्मक की संख्या मिलेगा, धन 1/2 हो जाएगा, ठीक है। विपरीत चिन्ह घट जाएगा, 0 मिला आपको। इसी प्रकार से आपको यहाँ पे A3 ऋण, यहाँ पे A2 भी आप ज्ञात करेंगे तभी भी आपको यही मिलेगा, सेम ही वैल्यू है, इसका भी मान 0 मिलेगा, है ना। यहाँ पे A4 ऋण A3 का भी वैल्यू ज्ञात करेंगे तभी भी 0 मिलेगा, ठीक है। लिख देते हैं, चूँकि यहाँ सार्वंतर समान है, इसलिए दी गई श्रेणी समांतर श्रेणी है, ठीक है। अब जब समांतर श्रेणी हो गया तो यहाँ पे 5वां 6ठा 7वां पद भी हम लोग को ज्ञात करना है। सभी इसका मान 5वां 6वां या जितना भी पद ज्ञात करें सब क्या होगा, समान ही रहेगा। यहाँ पे लिखते हैं, यहाँ पे A5, तो यहाँ पे A4 धन आपको यहाँ पे D जोड़ना पड़ेगा जो सार्वंतर है। D की वैल्यू की बात करें तो 0 ही आपको निकल कर आए, है ना।
तो यहाँ पे A4 का वैल्यू कितना है, ऋण 1/2 है। इसमें आप जो 0 जोड़ेंगे तभी भी आपको ऋण 1/2 ही निकल कर आएगा, ठीक है। इसी प्रकार से यहाँ पे A6 का भी वैल्यू ऋण 1/2 ही रहेगा और यहाँ पे A7 का भी वैल्यू ऋण 1/2 ही रहेगा, ठीक है। चलिए अब हम लोग आ जाते हैं 9 वाले प्रश्न पे। चलिए 9 वाले प्रश्न में हम लोग को यही श्रेणी दे दिए गए 1, 3, 9, यहाँ पे 27 है। तो A1 का वैल्यू आपको 1 निकल कर आ जाएगा। A2 की बात करें, दूसरा पद यहाँ पे धन 3 है और A3 9 है, A4 27 है, ठीक है। अब हम लोग A2 ऋण A1 ज्ञात करते हैं। तो A2 का वैल्यू यहाँ पे जो दूसरा पद है 3 है और यहाँ पे पहला पद 1 है, तो ऋण 1 हो जाएगा, घट जाएगा, 2 मिला आपको, ठीक है। और A3 ऋण यहाँ पे A3 का वैल्यू यहाँ पे 9 है, A2 का वैल्यू यहाँ पे 3 है, घटाएंगे विपरीत चिन्ह, घट जाएगा, तो यहाँ पे धन 6 बचा है ना। तो देख रहे हैं यहीं पर सार्वंतर आपको बराबर नहीं मिल रहा है ना, तो यह समांतर श्रेणी नहीं बनेगा। लिख देंगे चूँकि A2 ऋण A1 बराबर नहीं है A3 ऋण यहाँ पे A2, यहाँ पे लिख देते हैं, यहाँ सार्वंतर समान नहीं है, इसलिए दी गई श्रेणी समांतर श्रेणी नहीं है। चलिए 10वें वाले प्रश्न में हम लोग को इसी प्रकार श्रेणी दे दिया गया। यहाँ पे A है, 2A, 3A, 4A, इसी प्रकार से हम लोग को यहाँ पे श्रेणी दिया गया है। तो हम लोग चेक करते हैं। यहाँ पे A1 का वैल्यू पहले A हो जाएगा, यहाँ पे A2 का वैल्यू 2A हो जाएगा। चलिए A3 की बात करें, जो तीसरा पद है हम लोग का 3A है। A4 की बात करें, चौथा पद यही 4A है। चलिए अब यहाँ पर हम लोग A2 ऋण A1 ज्ञात करते हैं। तो यहाँ पे A2 का वैल्यू 2A है और A1 का वैल्यू A है, घटाएंगे तो आपको A मिलेगा, है ना। चलिए यहाँ पर घटाते हैं हम लोग, A3 ऋण A2 घटाते हैं। A3 का वैल्यू 3A है, A2 का वैल्यू 2A है, घटाते हैं विपरीत चिन्ह, घटेगा, आपको A ही मिलेगा। तो यहाँ पर देख रहे हैं समान मिला है, यहाँ पर भी चेक कर लीजिए। तो यहाँ पे A4 ऋण A3 बराबर हो जाएगा, A4 का वैल्यू 4A ऋण यहाँ पे 3A हो जाएगा, ठीक है। A3 का मान घटा देंगे तो 4A में से 3A, तो फिर आपको A मिलेगा। लिख दीजिए चूँकि यहाँ सार्वंतर समान है, अतः दी गई श्रेणी समांतर श्रेणी है, ठीक है। और जब समांतर श्रेणी हो गया तो हम लोग को क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे 5वां, 6वां, 7वां 3 और पद हम लोग ज्ञात करना पड़ेगा। 4 पद तो दिया हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पे A5 की बात करेंगे तो यहाँ पे चौथे पद में A जोड़ दीजिए। तो यहाँ पे 4A है, तो 4A में आपको एक A जोड़ना पड़ेगा, जो कि आपका सार्वंतर है। सार्वंतर आपका D है, D का वैल्यू आपको A ही ज्ञात हुआ है, ठीक है। तो इसको जोड़ना पड़ेगा। 4A में A जोड़ देंगे तो आपको ये 5A निकल कर आ जाएगा। उसी प्रकार से आपको जब यहाँ पे A6 ज्ञात करना पड़ेगा, जो छठा पद है, तो यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, 5A में एक A जोड़ना पड़ेगा, ठीक है। सार्वंतर तो आपको 6A मिल जाएगा। उसी प्रकार से A7 सातवां पद आपको ज्ञात करना पड़ेगा, तो इसमें आपको 6A में, जो यहाँ पर सातवां पद ज्ञात करने के लिए छठे पद में हमको क्या करना पड़ेगा, सार्वंतर जोड़ना पड़ेगा। तो सार्वंतर A है हम लोग का, जोड़ देंगे तो यहाँ पे 7A निकल कर आ जाएगा, ठीक है। चलिए 11वें प्रश्न में जो दी गई श्रेणी थी उसको हमने नोट कर दिया और यहाँ पे A1, A2, A3 हमने लिख दिया, ठीक है। A1 का वैल्यू 1 है, A है, और A2 का वैल्यू यहाँ पे A² है, दूसरा पद A3 है जो A पर घन है, और A पर यहाँ पे 4 घात है जो चौथा पद है, ठीक है। अब यहाँ पे सार्वंतर हम लोग ज्ञात करते हैं, है ना। तो यहाँ पे A2 ऋण A1 हो जाएगा। A2 का वैल्यू यही है A², इसमें से घटाइए A1 को, तो यहाँ पे घटाएंगे तो इसी प्रकार से आपको मिलेगा A² ऋण A है। चाहे तो आप इसमें से A उभयनिष्ठ कर सकते हैं, A उभयनिष्ठ कर लेंगे तो A ऋण 1 बचेगा यहाँ पे ना, A ऋण 1 बचेगा। इन दोनों पदों में से बस A उभयनिष्ठ है। और यहाँ पर हम लोग ज्ञात करते हैं A3 ऋण A2। A3 का वैल्यू यही है, A3 का वैल्यू यहाँ पर A पर घन है, ठीक है, ऋण A2 का वैल्यू यहाँ पे A² है,
तो अब इन दोनों पदों में से जो उभयनिष्ठ है उभयनिष्ठ ही ले सकते हैं हम लोग, है ना, जोड़ घटा नहीं सकते। तो यहाँ पे ए स्क्वायर उभयनिष्ठ है तो ए स्क्वायर उभयनिष्ठ ले सकते हैं। तो यहाँ पे ए ऋण 1 बचा, ठीक है। तो यहाँ पर देख रहे हैं ना कि ये दोनों वैल्यू आपस में बराबर नहीं है, A2 ऋण A1 और यहाँ पे A3 ऋण A2, यह आपस में बराबर नहीं है। लिख देते हैं, चूँकि यहाँ पे A2 ऋण A1 बराबर नहीं है A3 ऋण A2, लिखते हैं यहाँ सर्वांतर समान नहीं है, समान नहीं है, इसलिए दी गई श्रेणी समांतर श्रेणी नहीं है, समांतर श्रेणी नहीं है। लोग 12वां प्रश्न में जो दी गई श्रेणी थी उसको हमने नोट कर दिया। करणी में 2 है, करणी में 8 है, करणी में 18 है, यहाँ पे करणी में 32 है ना। तो यहाँ पे देखिए करणी में 2 तो इसी, या फिर हम लोग इसी श्रेणी को और हम लोग क्या लिख सकते हैं, यहाँ पे करणी में 2 है, ठीक है। अब यहाँ पे आप गुणनखंड करेंगे ना 8 का, तो 2 गुणते 2 गुणते 2, इस प्रकार से 3 बार मिलेगा। 2 दूना 4, 4 दूना 8 होता है, ठीक है। तो यहाँ पे जो 4 रहेगा ना, 4 गुणते 2 करेंगे तो यहाँ पे 4 का यहाँ पे वर्गमूल निकल जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे 2 करणी में 2 भी आप लिख सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर बताते हैं हम आपको, देखिए करणी के अंदर है 8 है ना, चलिए इसके बराबर हम लोग क्या लिख सकते हैं, देखिए 8 बराबर 2 गुणते 2 गुणते 2, इस प्रकार से हम लोग लिख सकते हैं। तो यहाँ पे जो 4 है इसका तो यहाँ पे वर्गमूल निकल जाएगा, है ना। यहाँ पे 2 करणी में 2 हो जाएगा, बस इसी प्रकार से। तो इसको हमने 8 करणी में 8 को क्या लिख सकते हैं, यहाँ पे 2 करणी में 2 लिख सकते हैं, ठीक है। उसी प्रकार से यहाँ पर जो 18 है ना, इसको आप क्या लिख सकते हैं, 3 करणी में 2 आप लिख सकते हैं, है ना। 9 दूना 18 होता है, देखिए 18 रहेगा करणी में, तो आप इसको इस प्रकार से लिख सकते हैं, यहाँ पे 3 गुणते यहाँ पे 2, इस प्रकार से लिख सकते हैं। 3 3 9, 9 दूना 18। तो यहाँ पे वर्गमूल निकल जा रहा है, 3 गुणते 3, यहाँ पे जोड़ा बन रहा है ना, तो यहाँ पे 3 निकल जाएगा बाहर, ठीक है। इसका वर्गमूल निकल जाएगा 9 का वर्गमूल 3 हो जाएगा, लेकिन करणी में 2 इसी प्रकार से रह जाएगा, तो इसका वैल्यू हो जाएगा 3 करणी में 2 हो जाएगा। और इसी प्रकार से यहाँ पे इसका निकल जाएगा, है ना, 32 का 32, 16 दूना 32 होता है ना। तो देखिए इसी प्रकार से हम कर देते हैं, 32 है तो यहाँ पे क्योंकि 16 का वर्गमूल 4 होता है, तो इस प्रकार से ये हो जाएगा करणी के अंदर। यहाँ पर हम लोग लिख देते हैं 16 गुणते 2, 16 दूना 32 होता है, 16 का वर्गमूल निकल जाएगा, ठीक है। यहाँ पे 4 का यह वर्ग है, तो यहाँ से 4 बार हो जाएगा, करणी में 2 इसी प्रकार से रह जाएगा। यहाँ पे करणी में 32 का मतलब क्या हुआ, 4 करणी में 2, तो यहाँ पे हमने लिख दिया 4 करणी में 2, इसी प्रकार से। अब यहाँ पर हम लोग तुलना करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर यदि हम लोग तुलना करेंगे ना, तो A1 जो है हम लोग का प्रथम पद यही है, करणी में 2 हो गया। जो A2 है दूसरा पद, यहाँ पे 2 करणी में 2 हो गया। और हम लोग का जो तीसरा पद है A3, यहाँ पे 3 करणी में 2 हो गया। और चौथे पद की बात करें तो A4, यहाँ पे 4 करणी में 2 हो गया। चलिए अब सर्वांतर हम लोग ज्ञात करते हैं, तो A2 ऋण A1 की बात करें तो ये है, A2 का वैल्यू यही 2 करणी में 2 है, इसमें से घटेगा करणी में 2, घटा देंगे, 2 करणी में 2 धनात्मक है और 1 ऋणात्मक, घट जाएगा तो आपको करणी में 2 मिलेगा। इसी प्रकार से यहाँ पे A3 ऋण A3 का मान यहाँ पे 3 करणी में 2 है और A2 का वैल्यू यही है 2 करणी में 2, 3 करणी में 2 में से घटा देंगे 2 करणी में 2, तो यहाँ पे 1 करणी में 2 बचेगा, है ना, तो करणी में 2 बच जाएगा। फिर इसको भी घटाते हैं, A4 ऋण A3, है ना, इसको घटाते हैं। यहाँ पे चौथे पद में तीसरा पद, तो यहाँ पे चौथा पद है 4 करणी में 2, यहाँ से घटा देंगे 3 करणी में 2, घटा देंगे तो 1 करणी में 2 बचेगा, ठीक है। तो यहाँ पे देख रहे हैं सर्वांतर जो D है इसका वैल्यू आपको बराबर ही मिल रहा है, जो कि है करणी में 2, ठीक है। लिख देते हैं, चूँकि यहाँ सर्वांतर समान है, अतः दी गई श्रेणी समांतर श्रेणी है, ठीक है। जब यहाँ पे समांतर श्रेणी बन गया तो यहाँ पे चौथा पद तो है, पांचवा पद हम लोगों को ज्ञात करना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पे A5 की बात करें तो पांचवा पद क्या होगा, इसी प्रकार से यहाँ पे देख रहे हैं कि पहला पद है करणी में 2, 1 करणी में 2 भी कर सकते हैं, यहाँ पे 2 करणी में 2, 3 करणी में 2, यहाँ पे 4 करणी में 2, यहाँ पर पाँचवें पद के लिए इसमें है ना 4 करणी में 2 में आप करणी में 2 जोड़ देंगे ना, तो यही 5 करणी में 2 आपको प्राप्त होगा, ठीक है। इसी प्रकार से प्राप्त होगा। यहाँ पे A6 का वैल्यू लिखना रहेगा तो आप 6 करणी में 2 लिख दीजिए, ठीक है। इसमें करणी में 2 जोड़ देंगे तो यहाँ पे 6 करणी में 2 मिल जाएगा। A7 की बात करें तो इसमें करणी में 2 जोड़ना पड़ेगा, है ना, 6 करणी में 2 में फिर यहाँ पे करणी में 2 जोड़ देंगे जो सर्वांतर है, तो आपको 7
करणी में 2 प्राप्त हो जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार से हमने 5वां, 6वां और 7वां ये भी पद, तीनों पद हमने ज्ञात कर दिया। चलिए 13वां प्रश्न में जो दी गई श्रेणी उसको हम नोट कर दिया। चलिए इसमें ना देख रहे हैं कि यहाँ पर ना 9 का वर्गमूल निकल रहा है और यहाँ से भी निकलेगा, यहाँ से भी 4 का वर्गमूल 4 3 12 होता है ना, तो यहाँ पर 2 हो जाएगा। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पे लिखते हैं या करके, यहाँ पे करणी में 3 इसको इस प्रकार से रहने देते हैं, इसको दूसरे पद को करणी में 6 इस प्रकार से रहने देते हैं। जो यहाँ पे करणी में ना हो 9 का वर्गमूल निकाल देंगे तो आपको ये 3 निकल कर आ जाएगा। ठीक है, और यहाँ पर भी 12 गुणनखंड करेंगे तो 4 3 12 हो जाएगा, 4 गुणते 3 हो जाएगा, तो 4 का वर्गमूल 2 हो जाएगा और यहाँ पे करणी में 3 इसी प्रकार से रह जाएगा। तो इसी प्रकार से हम लिख देते हैं, है ना, डॉट डॉट। अब यहाँ पे A1 बना देते हैं, A1 का मान यहाँ पे करणी में 3 हो गया और A2 जो दूसरा पद है करणी में 6 है और जो यहाँ पे A3 जिसका वैल्यू यहाँ पर 3 है और A4 की बात करें तो 2 करणी में यहाँ पर 3 है ना। अब हम लोग सार्वंतर ज्ञात करते हैं, तो A2 ऋण A1 इसका वैल्यू यह करणी में 6 है। ठीक है, और ऋण यहाँ पे A1 का वैल्यू करणी में 3 है। यहाँ पर कुछ घट तो नहीं रहा है, लेकिन अब चाहें तो उभयनिष्ठ ले सकते हैं ना। यहाँ पर इसको करणी में 2 गुणनखंड करके आप लिख सकते हैं, है ना। करणी में 6 है तो इसके बराबर आप क्या लिख सकते हैं, 2 गुणते 3, 2 तिहाई 6 हो जाएगा। दोनों को अलग अलग भी लिख सकते हैं, करणी में 2 गुणते करणी में 3, है ना। तो करणी में 3 उभयनिष्ठ ले सकते हैं, तो करणी में 3 यदि आप उभयनिष्ठ ले लिए तो यहाँ पे करणी में 2 बचा और यहाँ पे ऋण 1 बचा। ठीक है, यही हम लोग उभयनिष्ठ ले सकते हैं, घटा नहीं सकते। चलिए यहाँ पे A3 ऋण यहाँ पे A2 करते हैं, तो A3 का वैल्यू यही 3 है। इसमें से आप यहाँ पे ये हम लोग घटा रहे हैं। ठीक है, ऋण यहाँ पे करणी में 6 घटा रहे हैं, तो इन दोनों पदों में से कुछ घट तो नहीं रहा है, लेकिन हम चाहें तो यहाँ से करणी में 3 उभयनिष्ठ ले सकते हैं। करणी में 3 यदि आप उभयनिष्ठ लेंगे तो यहाँ पे 3 को हम लोग करणी में 3 गुणते करणी में 3 लिख सकते हैं। तो एक करणी में 3 हमने उभयनिष्ठ लिया तो करणी में 3 अभी बचा हुआ है। अब इसको हमने अभी बताया किस प्रकार से करेंगे, इसको करणी में 3 गुणते करणी में 2 लिख सकते हैं। तो करणी में 3 हमने उभयनिष्ठ ले लिया तो यहाँ पे करणी में 2 बचा हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पर देख रहे हैं कि यह दोनों आपस में बराबर नहीं है, यह वैल्यू और यह वैल्यू आपस में बराबर नहीं है। लिख देते हैं, चूँकि यहाँ पे A2 ऋण यहाँ पे A1 बराबर नहीं है A3 ऋण A2, है ना। लिख देते हैं हम लोग यहाँ पे, यहाँ सार्वांतर समान नहीं है, अतः दी गई श्रेणी समांतर श्रेणी नहीं है। चलिए 14वां प्रश्न में जो दिए गए श्रेणी उसको हम नोट कर दिया। यहाँ पे वर्ग करके दिया हुआ है तो या करके इसके हम लिख देते हैं। या करेंगे, 1 का वर्ग करेंगे तो 1 ही मिलेगा, 3 का वर्ग करेंगे 3 9 मिलेगा, 5 का वर्ग कर देंगे तो 25 मिलेगा, 7 का वर्ग कर देंगे तो 49 मिलेगा, है ना। चलिए इसी प्रकार से है। अब यहाँ पर हम लोग A1 जो पहला पद है हम लोग का 1 है, चलिए 1 है यहाँ पे, और A2 की बात करें दूसरा पद तो 9 है, और A3 जो तीसरा पद है हम लोग का 25 है, और यहाँ पे जो चौथा पद है A4 यहाँ पर ये 49 है ना। चलिए हम लोग देखते हैं, सार्वंतर ज्ञात करते हैं। तो यहाँ पे A2 ऋण यहाँ पे A1 करेंगे तो A2 का वैल्यू 9 है, इसमें से घटाना पड़ेगा 1 आपको। ठीक है, इसका वैल्यू 1 है, A1 का पहला पद 1 है हम लोग को, 9 में से 1 घटा देंगे तो 8 ही बचेगा। चलिए A3 ऋण यहाँ पे A2 करते हैं, A3 का वैल्यू यहाँ पे 25 है, 25 में से हम लोग को 9 घटाना पड़ेगा। ठीक है, 25 में से 9 घटा देंगे तो आपको 16 मिलेगा, है ना। तो यहीं पर देख रहे हैं कि सार्वंतर आपको बराबर नहीं मिल रहा है। ठीक है, यहाँ पे लिख देते हैं, चूँकि यहाँ पे A2 ऋण A1 बराबर नहीं है, A3 ऋण यहाँ पे A2 यह आपस में बराबर नहीं है ना। लिख देते हैं, यहाँ सार्वंतर समान नहीं है, अतः दी गई श्रेणी समांतर श्रेणी नहीं है। ठीक है, समांतर श्रेणी नहीं है। चलिए 15वां प्रश्न में हम लोग को इस प्रकार श्रेणी दिया गया है, यहाँ पे वर्ग करके दिया है 3 पदों का, तो यहाँ पे या करके इसे लिख देते हैं। 1 का वर्ग करेंगे 1 ही हो जाएगा, यहाँ पे 5 का वर्ग कर देंगे तो 25 मिलेगा, यहाँ पे 7 का वर्ग कर देंगे तो 49 मिलेगा, और एक आपको 73 दे दिया गया है कामा। इसी प्रकार से अब चलिए हम लोग यहाँ पे A1 पहला पद हम लोग का 1 हो जाएगा, जो A2 है दूसरा पद है 25, तीसरे पद A3 जो है 49। चलिए जो यहाँ पर A4 है चौथा पद है हम लोग को दिया हुआ है 73। ठीक है, चौथा पद यहीं दे दिया गया है। अब यहाँ पर हम लोग सार्वंतर ज्ञात करते हैं। A2
ऋण A1 ज्ञात करते हैं। ठीक है, A2 का वैल्यू यहाँ पे 25 है, यहाँ पे A1 का वैल्यू 1 दे दिया गया है, 25 में से 1 घटा देंगे तो आपको यहाँ पे 24 मिलेगा। ठीक है, अब यहाँ पर इसी प्रकार से A3 ऋण यहाँ पे A2 ज्ञात करते हैं। तो A3 का वैल्यू यहाँ पे 49 है, A3 में से यहाँ पे A2 यहाँ पर 25 घटा देंगे तभी भी आपको 24 ही मिलेगा, है ना। 9 में से इकाई के स्थान घटाएंगे, 9 में से 5 जाएगा, 4 बचेगा, और दाएं के स्थान पे 4 में से 2 घटा देंगे, 2 मिलेगा, 24 मिला। तो यहाँ पर बराबर मिला है। यहाँ पर भी चेक कर लेते हैं। यहाँ पे A4 ऋण A3 इसको देखते हैं। यहाँ पे 73 में से हम लोग को यहाँ पे 49 घटाना है ना। तो 49 घटाएंगे तो यहाँ पे घटेगा नहीं तो एक हासिल ले देगा। तो यहाँ पे और 13 में से 9 घटा देंगे तभी भी आपको 4 मिलेगा। फिर यहाँ पे 6 बचा हुआ है, 6 में से 4 घटा देंगे तो 2 मिलेगा, है ना, 24 मिला। इस प्रकार से सर्वांतर डी का वैल्यू आपको यहाँ पे बराबर मिला है ना, जिसका वैल्यू यहाँ पे 24 है। लिख देते हैं, चूँकि यहाँ सर्वांतर रहेगा, समान है, अतः दी गई श्रेणी समांतर श्रेणी है। ठीक है, अब जब समांतर श्रेणी हो गया तो 5वां, 6वां, 7वां ये 3 पद हमें और ज्ञात करना है। ठीक है, तो A5 लिख देते हैं। इसमें क्या करना पड़ेगा, A4 में और प्लस आपको सर्वांतर जो D है इसको जोड़ना पड़ेगा। A4 का वैल्यू यहाँ पे 73 है और इसमें आपको 24 जोड़ना पड़ेगा। जोड़ दीजिए 24, 4 3 7 हो जाएगा, इकाई का स्थान पर 7 हो गया, 7 2 9 हो गया, यहाँ पे 93 हो गया, नहीं 9 97 हो गया। चलिए यहाँ पर A6 ज्ञात करते हैं, छठा पद क्या हो जाएगा, यहाँ पे जो 5वां पद है A5 में आपको D जोड़ना पड़ेगा, है ना, सर्वांतर। तो A5 यहाँ पे 97 है, 97 में आपको 24 यहाँ पे जोड़ना होगा। 24 जोड़ दीजिए तो इकाई के स्थान पे 7 4 11 को 1 हो जाएगा, एक हासिल लगा आपको। यहाँ पे 9 में 2 जोड़ देंगे, 9 2 11, एक हासिल 12 हो जाएगा, 121 हो जाएगा। ठीक है, ये हो गया। अच्छा, A7 ज्ञात करेंगे तो A6 में छठा पद में आप सर्वांतर जोड़ेंगे। तो यहाँ पे 121 है छठा पद, प्लस इसमें आप 24 जोड़ देंगे तो इकाई के स्थान पे 4 1 5 हो जाएगा, और दाएं के स्थान पे 2 2 4 हो जाएगा, और यहाँ पे सैकड़े के स्थान पर तो 1 ही रहेगा। ठीक है, तो यही है 5वां पद हमें यहाँ पे 97 निकला, और यहाँ पे छठा पद 121 निकला, 7वां पद यहाँ पे 145 निकला। तो इस प्रकार से प्रश्नावली के सभी प्रश्न हल हो गए। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल पर नए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए।